नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। और आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और द जेसी शो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 पर द जेसी शो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं नमोत्सव पर। उत्सव ही तो है देश के मजबूत होने का, उत्सव ही तो है लोकतंत्र के मजबूत होने का, उत्सव ही तो है एक सक्षम सरकार के 9 साल पूरे करने का, उत्सव ही तो है विकास की एक नई इबारत गढ़ने का। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की तरफ से कई छोटे बड़े फैसले लिए गए, वो फैसले जिसने विश्व पटल पर भारत की धाक को जमाया, जिसने विश्व पटल पर भारत को असल मायने में एक विश्व गुरु की तरह लाकर खड़ा कर दिया। मोदी सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए। ये वो सरकार है जो सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन घोषणाओं को पूरा भी करती है। हर किसी ने सोचा वो कौन सा फॉर्मूला है जो मोदी सरकार को सुपर हिट बनाता है। तो आइए आज जेसी शो में उसी फॉर्मूले को करते हैं डिकोड और बात करेंगे नमोत्सव द 9 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस की। शुरुआत पहले सवाल के साथ सर करूंगी। बीते 9 सालों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपकी निगाह में प्रधानमंत्री के तौर पर बीते 9 सालों में राष्ट्र के प्रति नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा क्या है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह रहा है कि उन्होंने भारत को भारत बनाया, देश विदेश में एक सशक्त राष्ट्र की इमेज क्रिएट की, प्रधानमंत्री पद की खोई प्रतिष्ठा को कायम किया और पूरे देश में गुड गवर्नेंस के नाते लगा कि एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग सरकार यहाँ पे है। प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ कि उन्होंने 9 साल में क्या किया तो 2 ही वाक्यों में इसको हम समेट सकते हैं। 9 वर्षों में नव निर्माण राष्ट्र का और 9 वर्षों में गरीब कल्याण। इन 2 सेंटेंसेस इस बात का इंडिकेशन होता है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या था। तो कुल मिला के एक सशक्त भारत, मजबूत भारत और देश के अंदर गरीब का कल्याण करने वाली एक सरकार, उसकी स्थापना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये सब बातें कुल मिला के उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो बहुत सालों तक, सदियों तक इन्हें कहें पार्ट ऑफ हिस्ट्री याद किया जाएगा। सर, पिछले 9 साल की प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को देखते हुए जो कि ऐतिहासिक रही है, क्या आपको लगता है कि अब जो ये लड़ाई है वो 2024 की नहीं बल्कि 2029 की है? ऑफ कोर्स, जहाँ तक दिल्ली की गद्दी का सवाल है यही दिखाई देता है, क्यों कारण ये है कि कोई ऐसा विकल्प लोगों के सामने नहीं है, कोई ऐसा अल्टरनेटिव लोगों के सामने नहीं जो अपने आप को मोदी से बेहतर कैंडिडेट प्रूव कर सके। वो लगभग असंभव है। 2029 नहीं, मुझे तो लगता है 10-15 साल तक, 2034 मानिए, उसके बाद 39 मानिए, अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। तो हम सेफली कह सकते हैं आज बैठ के कि अब जो लड़ाई है वो 24 की नहीं 29 की है। 24 की लड़ाई केवल प्रोसीजरल है, सिंबॉलिक है। सर, मोदी जी के पिछले 5 साल का कार्यकाल और इस जो 4 साल का कार्यकाल इनका चल रहा है, इसमें कितना बेसिक फ़र्क आप देखते हैं? बेसिक फ़र्क ये है कि जब उन्होंने शासन संभाला था 2014 में तो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। तो अपने थिंक टैंक के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म सेशन उन्होंने किए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किए और फिर मन बनाया कि मुझे क्या करना है। तो एक्चुअली पहले 5 वर्षों में उन्होंने मन बनाया कि मेरी क्या क्या योजनाएं होंगी, मेरा क्या रोड मैप होगा, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और जो सेकंड टेन्योर है, अभी 4 साल जिसके हुए हैं, उसमें उसका काम उनको एग्जीक्यूट करना तेज़ गति से। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यह है कि उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करके अपनी योजना को एक रूप दिया कागज़ पे और अब जो है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू किया तेज़ गति से। ये बेसिक डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। तो सर, क्या आप इस बात से सहमत है कि इन 9 सालों में जो ब्रांड इंडिया है देश विदेश में और मजबूत हुआ है? ऑफ कोर्स, ब्रांड इंडिया बहुत मजबूत है सारे संसार में। देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी राष्ट्र नायक हैं, जिसे कहते हैं हृदय सम्राट हैं। आज भी 10-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोदी के लिए मरने मारने को तैयार हैं। विदेशों की बात करें तो विदेशों में वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा जी, एक छोटे राष्ट्र का प्रधानमंत्री तो उनके पाँव छू रहा है और संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका ऑटो मांग रहा है। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जी, मोदी का राज है। इसलिए है कि मोदी का जो ब्रांड है वो बहुत मजबूत बन चुका है, भारत ही नहीं भारत की सीमाओं के बाहर भी। सर, क्या ये सच है कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम मतदाताओं के साथ साथ नए वोटर्स की नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी तैयार कर ली है? हाँ, कर लिए या हो गई है। इन्हें वे सोचा कभी नहीं होगा ऐसा होगा, हो गया। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई अभी NRI वोटर्स की। भारत के करोड़ों लोग, लाखों लोग विदेशों में रहते हैं।
पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मैंने महसूस किया और पिछले साल अमेरिका में महसूस किया था, जहाँ भी जाते हैं, कि वहाँ के जो इंडियंस हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने रिश्ता कायम कर लिया है देश से वापस, मोदी के कारण से। आज भारत में जो कुछ होता है उसकी जानकारी उन्हें बराबर रहती है। तो यूँ समझें कि जो इंडियन हैं विदेश में रहते हैं वो पहली बार भारतीय हुए हैं, पहली बार उनका भारतीयकरण हुआ है मोदी के कारण से, उसके जुड़ाव के कारण से। तो इन NRIs की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मोदी ने तैयार कर ली है। जो वोट तो देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, लेकिन मोदी का जो महिमा मंडन है, मोदी का जो ब्रांड है, उसको आगे ले जाने में वो लोग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, जहाँ उनका वोट पड़ता है उन इंडियंस का, वो मोदी की तरफ देखते हैं। तो कुल मिला के ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने तैयार करी इस पे आपके मोदी भक्तों की, ये एक अलग व्यवस्था है। कई घटनाएं मैं देखता हूँ जिसमें लोग कहते हैं मोदी भक्त एक कैटेगरी हो गई है वोटर्स की, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी मैंने देखा कि कुछ लोग जो लाभान्वित हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, चाहे उज्ज्वला योजना में हैं, पेंशन योजना में हैं, सड़क योजना में हैं, आपके जल योजना में हैं, वो करोड़ों लोग हैं देश में बेनिफिशरीज, वो उन्होंने मैन टू मैन मार्क कर लिया उसको, उनके एडवाइज़र्स ने। तो एक अलग करोड़ों कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो गई है। तो कुल मिला के हर रोज़ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो जाती है। और अब ये प्रधानमंत्री का संसद का जो हुआ है, इसका समीक्षा जब हम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी और तैयार हो गई थी। तो मोदी के घर पे, मोदी के सिस्टम में हर दिन एक छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसी का सृजन होता है, उसका जन्म होता है। जी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्लोबल लीडर बनने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु भी बन चुके हैं? ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि विश्व गुरु बनने के होते कि सारा राष्ट्र आपकी तरफ झांके, आपके नेतृत्व को स्वीकार करे। तो एक्सेप्ट चाइना, थोड़ा बहुत पाकिस्तान छोटे मोटे देश का मतलब नहीं है। बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो संसार के जो अधिकांश राष्ट्र हैं, भाई जब अमेरिका ही सरेंडर हो गया इन ए वे, आप ये मानिए, ऑस्ट्रेलिया सरेंडर है, तो उन लोगों ने मान लिया है कि आने वाला विश्व गुरु है, या तो आज बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में हैं। 2-4 साल बाद आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो कभी कहते हैं भारत विश्व गुरु हुआ करता था, और मोदी के समय में मोदी स्वयं जो है वो विश्व गुरु बन जाएंगे, बनने की प्रबल संभावना है। और जब हम मोदी की बात कहते हैं, भारत की बात नहीं कहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। आज मोदी का जलवा, मोदी का नाम, मोदी के पर्सनैलिटी, मोदी का ओरा जो है, मोदी का ग्लैमर, मोदी का थ्रिल, मोदी का कलर, वो भारत राष्ट्र से शायद बड़ा हो गया है, ऐसा लगता है। Sir, how do you rate Mr. Modi as a Prime Minister, as a spiritual leader, a Dharm Guru and a teacher? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ही इज़ वेरी पावरफुल, वेरी डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, वन। सेकंड, आपने कहा स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल हैं वो मंदिर में जब जाके बैठते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जहाँ देखते हैं जाते हैं, और काशी मठ में जो गए थे, जिस तल्लीन तरह से पूजा करते हैं, उनके चेहरे पे देखिए आस्था झलकती है जो है। तो ऐसा लगता है कई बार कि अध्यात्म गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और वैसे उनके मूड का पता नहीं है। राजा कभी कभी क्या होता है, राजपाट छोड़ के झोला लेके चल देता है। तो मोदी बेसिकली पहाड़ों के आदमी हैं, जो कहते हैं भगवान शिव के प्रति आस्था है। वो बद्रीनाथ केदारनाथ के आदमी, उस एरिया में घूमने वाले आदमी हैं। किस दिन मन किया कि बहुत कर लिया और अचानक चल दें तो चल दें, और राष्ट्र और ऐसे व्यक्ति हो जाएं, राष्ट्र जिसकी तरफ देखेगा, प्रधानमंत्री पद छोटा हो जाए उसके लिए, तो उसको अध्यात्म गुरु के रूप में इस तरह से देखा जाता है कि ही इज़ मूविंग टुवार्ड्स बीइंग ए ग्रेट ग्लोबल स्पिरिचुअल गुरु, नॉट ओनली इंडिया जो है। तीसरा आपने कहा शिक्षक प्रोफेसर का रूप उनका वो आप देखते हैं मन की बात में, कैसे पढ़ाते हैं लोगों को, कैसे सिखाते हैं, कैसे करते हैं। बच्चों में जब जाते हैं तो किस तरह से बच्चों को दुलार करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उनके साथ एसोसिएट होकर उनको अच्छा लगता है, वो उनका टीचर का रोल है। तो क्या है, संसार में जितनी भी मानवता की, पुरुष की, महिला की, या ये कहिए कि आप इंसान में जितनी भी मानव की विधाएँ हैं या स्वरूप हैं, वो सारे मोदी में हैं, यूँ मान लीजिए, ऑल इन वन मोदी। सर, इन 9 सालों में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के एनर्जी में ज़बरदस्त वो एनर्जी बढ़ी है, आपको भी क्या ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स, ये तो अनुसंधान का विषय है। मैं समझता हूँ मुश्किल से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे, और नींद में भी शायद उनके कल्पना, विकास, देश, ये सब रहता होगा, लेकिन मान लीजिए 4 घंटे सोते हैं। एनर्जी के लेवल की स्थिति ये है कि उनके रोम रोम से एनर्जी आती है। जो फंक्शन था संसद का, तो कितने मजबूत, कितने दृढ़ निश्चय और कैसे थे, और ऐसा लग रहा था वो ताकत, वो एनर्जी उनके रोम रोम से निकल के आ रही है। नई परिभाषा मुझे किसी ने कही कि रोम रोम से निकल के आती है एनर्जी आपके जो है।
यूपी का चुनाव हुआ, सुबह पहुँचे दिल्ली, 11 बजे फ्लाइट लेके चले गए अहमदाबाद, वहाँ 11 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं आप देखिए, 1 घंटा विश्राम नहीं। अभी आए ऑस्ट्रेलिया से, आते फिर मीटिंगों में दौड़ चल गए, देहरादून का किया उद्घाटन, फिर लखनऊ का किया, फिर और 2-4 मीटिंगें करी। अब देखिए कितना उत्सव हुआ, उत्सव को आप एंजॉय करते, लेकिन नहीं, 7 घंटे मीटिंग ले ली रात चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम जो बीजेपी के थे उनके साथ में और लोगों के साथ में। तो वो तो क्या है कि उनका एनर्जी लेवल है ना, प्रेरणा तो देता ही है, और एक्चुअल में क्या है कि विस्मयकारी है, गॉड गिफ्ट है आप ये कहिए। और आज के दिन जब वो पूरे कर रहे हैं 9 साल प्रधानमंत्री के, तो हम सब ये उनको गुड लक गुड विश कहते हैं कि एनर्जी का लेवल और बना रहे और बढ़ाइए। अच्छा सर, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, 10वां वर्ष ये शुरू हुआ, ऐसे मौके पर क्या प्री और पोस्ट मोदी एरा के तौर पर हम इसको बांटकर देख सकते हैं क्या? ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या है कि ये प्री मोदी एंड आफ्टर मोदी नहीं, इसको अपन इस ढंग से देखें, 1947 से 2014 एक काल है और 2014 से आज दूसरा काल है। ये 9 साल का जो है, पहले देश था, कभी स्थायी सरकार उस तरह से नहीं रही, आते जाते रहे लोग, टुकड़ों में मिले जी, मिल के बने, सहयोगी मिले। पहली बार इस तरह की सरकार यहाँ पे आई स्थायी तौर पे, या ये कहिए कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो बहुत ही फास्ट थी, डायनेमिक थी और फैसले लेती थी और फैसलों को लागू करती थी एक प्रकार से। और आपने सेकंड क्या था क्वेश्चन? यही मेरा सवाल था कि प्री और पोस्ट मोदी एरा में क्या इसको तो बांटकर वो देख सकते अब क्या है कि इसको ऐसा करने के लिए अपने ऐसा कर सकते, इतिहास में ज़रूर लिखा जाएगा ये कि 2014 से पहले का क्या इतिहास था भारत का, डिफरेंट सेक्टर्स में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, सोशल सेक्टर में, जो है हाँ, इन एवरीवेयर, इन एवरी सेक्टर। और 2000 इसके बाद में क्या इतिहास है। तो वी कैन सेफली से कि देयर आर 2 एराज, प्री एंड आफ्टर मोदी। सर, नरेंद्र मोदी के G20 के चेयरमैन बनने से देश और विदेश में भारत का कितना मान बढ़ा है? मान ऑफ कोर्स बढ़ा है। G20 का चेयरमैन बनने के लिए तो हर कोई लालायित रहता है। मनमोहन सिंह ने बड़ी कोशिश की थी, ग्राउंड वर्क हुआ, थोड़ा होमवर्क हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ करता था, फेडरल कैस्ट्रो आते थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते थे, थोड़ा बहुत राजीव गांधी के टाइम तक रहा, फिर स्थिति 1989 के बाद लुप्त हो गई, मतलब 11 और 23 34 साल तक ये लुप्त रही। अब मोदी ने उसको रिवाइव किया है। और आप देखिए G20 में जो बनता है अध्यक्ष सेरेमोनियल होता है, मीटिंग प्रिजाइड और करने के लिए, लेकिन वो क्या है कि एक्टिव ऑपरेशनल अध्यक्ष हैं। किस तरह से वो रुचि ले रहे हैं, शेरप्पास जो आ रहे हैं वहाँ से देश में, कभी आगरा जाते हैं, कभी कश्मीर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आप ये देखिए जा करके मोदी कितना सम्मान, मोदी सरकार कितना उनका मान सम्मान कर रही है। उनको जीवन भर याद रहेगा कि हम G20 के शेरप्पा बन के पहली बार गए थे, किस देश में, भारत में, हमारा इतना मान सम्मान हुआ था। और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कश्मीर में करा दिया G20 का टूरिज्म का, आप देखिए जो है, तो मान बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान बढ़ा है। और अब तो कुछ ऐसा लगता है कि देश का मान का कोटा तो पूरा हो गया है, अब तो जो बढ़ना है वो अंतर्राष्ट्रीय दिशा की ओर ही बढ़ना है। सर, क्या गुजरात चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए नेशनल रेफरेंडम या जनमत संग्रह है? दूसरा सवाल सर ये कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी बीजेपी से भी बड़े हो गए? वो 156 सीट लाओगे तो फिर यही कहता है आदमी कि भी रेफरेंडम था, और जो हालात थे उसमें ऐसे लग रहा था अकेले मोदी वर्सेस ऑल गुजरात के अंदर जो है, और सारे ऑल हारे, मोदी जीते, तो क्लियर। और गुजरात का चूँकि इलेक्शन था उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस थे, मल्टीपल इम्प्लीकेशंस थे, तो उसको नेशनल माना लोगों ने कि गुजरात का जो सिंबॉलिक है इलेक्शन, ये नेशनल मानो, रेफरेंडम मानो इसको। तो रेफरेंडम में मोदी जीते। और रही पार्टी की बात, तो ये बात तो देखिए, कहने सुनने में किसी को अच्छा नहीं लगता कि व्यक्ति पार्टी से बड़ा है, लेकिन सच तो आज यही है कि पार्टी हर चीज़ के लिए, ग्राम सरपंच से लेकर लोकसभा तक चुनाव लड़ते हैं, मोदी की तरफ देखती है। मोदी हैं जो सूत्र एक तरह से धुरी हैं पार्टी के अंदर। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ तक सवाल है, ऑफ कोर्स मोदी का कद, मोदी का औरा आज पार्टी से बड़ा दिखाई देता है। मोदी के बिना पार्टी बहुत अधूरी, बहुत ही आइसोलेटेड दिखाई देती है। सर, क्या ये सच है कि मोदी के प्रधानमंत्री काल के दौरान जिस तरीके से धीरे धीरे इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बदलाव देखा जा रहा है, क्या ये स्वरूप बदल रहा है, ये आपको लगता है? और दूसरा सवाल कि क्या देश अब राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए क्या है, इसको कुछ लोग तो कहते हैं हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो तो मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो जो स्वरूप है, जो लोकतांत्रिक है, प्रेसिडेंशियल, जिसमें आज अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, 100% ट्रांसपेरेंट, वो हो रहा है, वो जाने अनजाने में हो रहा है। वो ऐसा हो रहा है कि सारा फोकस मोदी पे है,
दूसरे लोग ज़्यादा काम कर नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अमित शाह JP नड्डा को शामिल कर लीजिए, दैट वे जो है इक्का दुक्का और लोग होंगे जिनका से है, सब मोदी की तरफ देखते हैं हर चीज़ के लिए। तो वो फिर क्या होता है कि सारी पावर और सारा ऑपरेशन वहीं केंद्रित हो जाता है, जो नायक होता है, जो सूत्रधार होता है योजनाओं का, जो इलेक्शन जिता के लाता है, जो उसका ड्राफ्ट करता है, प्लानिंग करता है सारा। तो चूंकि मोदी क्या हो रहा है सारा ये, तो ऐसा लगता है धीरे धीरे कि सबकी सहमति से ही हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्रपति प्रणाली की ओर जा रहा है, और जा रहा है तो अच्छी बात है, हर एक को मौका मिलेगा। राष्ट्रपति का चुनाव होगा अगर, तो लड़िए चुनाव, जिसमें ताकत है वो जीतेगा। मोदी अगर लोकप्रिय, मोदी जीतेंगे। तो मुझे तो कोई राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ मूव करने में व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती है। सर, आखिर ऐसा ऐतिहासिक दौरा रहा ऑस्ट्रेलिया का, इतना सफल माना जा रहा है कि उनके प्रधानमंत्री अल्बनीज़ भी कह रहे हैं कि मोदी इज़ द बॉस। क्या दर्शाता है सर? ये अद्भुत है, एक चमत्कार है, या कहिए कि दैविक चमत्कार है। एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्रधानमंत्री ये कह जाए सबके सामने अपने देश में कि मोदी इज़ द बॉस, इट मीन्स मोदी इज़ द बॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया आल्सो। इसका इम्प्लीकेशन तो यही है। तो बहुत बड़ी घटना है, और इससे पता लगता है, जो खुद नरेंद्र मोदी ने यहाँ 3 बजे जो सुबह आए एयरपोर्ट पे, तो भाषण में कहा कि अकेली सरकार नहीं थी मुझे स्वागत करने वालों में, विपक्ष के सभी लोग, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेरा स्वागत करने पहुँचे थे, बहुत बड़ी बात है। तो इन सब बातों से वहाँ का जो प्रधानमंत्री वो इतना हो गया, आह्लादित हो गया, इससे हो गया कि उसके मुँह से निकला कि मोदी इज़ द बॉस, जिसके मायने हैं। तो मेरा निष्कर्ष ये है इसमें कि मोदी जब गए थे ऑस्ट्रेलिया तो ग्लोबल लीडर बन रहे थे, धीरे धीरे बन रहे हैं जैसे, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया से लौटे वो ग्लोबल लीडर अब बन चुके हैं इस बयान के साथ कि मोदी इज़ द बॉस। अच्छा सर, ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र हो रहा है, तो जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस लौटे तो एबीपी की टॉप एंकर हैं रूबिका लियाकत, जिन्होंने एक ट्वीट किया, और पीएम मोदी ने उनके ट्वीट को जिस तरीके से रीट्वीट किया, जिस ढंग से किया, क्या आप ये मानते हैं कि उससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है? जैसे हमारी टॉप एंकर हैं पूर्णिमा, उसी तरह एबीपी में वो टॉप एंकर हैं, ठीक है ना। ऐसे तो क्या है कि सभी हैं, सभी अच्छी एंकर्स हैं, लेकिन टॉप होता है, एक क्रम होता है। तो वहाँ जो है टॉप एंकर हैं उनका जिक्र मैंने इसलिए किया, नामजद जिक्र किया मैंने रूबिका लियाकत का, कि वो शायद अकेली पत्रकार थी, वो 3 बजे उठी सुबह, ठीक है। और ना मैं भी अगर पत्रकार होता, मेरे मन में संकोच आता है, यार कौन 3 बजे उठेगा, प्रधानमंत्री लेने जाएंगे, सो यार कल दिन में कर लेंगे, सुबह लाइव देख लेंगे। तो मेरी उनसे बात हुई कि मैंने सुबह जब अपना चैनल देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया इस तरह का। तो मैंने एडिटर को फ़ोन किया कि हमारे यहाँ से कोई गया नहीं क्या, मतलब जिज्ञासा, पत्रकार के मन की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने ऐसा फैसला नहीं लिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये फैसला कैसे लिया? तो उन्होंने कहा मेरे को इसका श्रेय मत दो, मेरा इसका श्रेय मेरे एडिटर को दो, संत प्रसाद को। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, और तुम अगर जाओगी तो तुम्हारी चर्चा होगी, और लोग अगर आ जाएंगे वहाँ पे तो तुम्हारा कंपटीशन होगा। तो गई वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी मिली, और घटनाएं कैसे मोड़ लेती हैं, कैसे व्यक्ति का भाग्य पलटता है। पत्रकारिता में भाग्य मतलब प्राइम मिनिस्टर आपको रीट्वीट कर दे तो पत्रकार की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इन ए वे फॉर सम टाइम सम डेज तो रहता ही है। तो वहाँ पे एक निशार या निशूर अली करके एक वहाँ व्यक्ति खड़ा था 16 साल का, वो उनको टकरा गया जो है, और उसने पूछा कि आप कैसे आए इस भीड़ में। उसने कहा मैं 9 साल से मोदी की झलक देखने के लिए बेताब हूँ, और आज मैं आया हूँ। और उसने कहा मैं स्केच लेके आया हूँ बना के, और 2 स्केच मैंने बनाए, वो बने नहीं है, तीसरा स्केच है मैंने जो बहुत हिम्मत करके मेहनत करके बनाया, मैं लाया हूँ इसको, और मैं नरेंद्र को दूंगा। उसने कहा नाम क्या आपका? उसने नशीर खान या जो नाम था उसका, नशीर अली। तो कहा कि मैं मोदी भक्त नशीर अली। तो वही कॉन्स्टिट्यूंसी मैं जो आपसे कह रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हिंदुओं में नहीं है, वो अक्रॉस द रिलीजियस लाइन जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है। तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, और उन्होंने कोई ट्वीट किया होगा या चैनल पे बोला होगा, प्राइम मिनिस्टर ने देखा। प्राइम मिनिस्टर का तो मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा है गजब, बेटर देन अमेरिकन सिस्टम है कहता हूँ। उनके दफ्तर में हिरेन जोशी नाम का एक व्यक्ति है, वो 24 घंटे मीडिया का रहता है, उसको पता। रात 2 बजे उसको आप कर दीजिए मैसेज, 1 सेकंड में जवाब आएगा। उसकी निगाह पड़ गई होगी इस ट्वीट पे, प्राइम मिनिस्टर को कहा होगा जो है। उन्होंने उत्साह में देखा इसको, और ये सोचा कि इसको शाबाशी देनी चाहिए अक्रॉस मैसेज देने के लिए, और वैसे भी जो है उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया, और ऊपर से और कह दिया कि ये करोड़ों लोगों का विश्वास और प्रेम है जो मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, मेरे में उत्साह भरता है। जी। तो स्टोरी इज़ कंप्लीट।
तो पूरे मीडिया मैसेज चला गया, वहाँ मैसेज चला गया। जो लोग कहते थे कि मीडिया मोदी से दूर रहता है, वो एक सिंबॉलिक मैसेज उन्होंने दे दिया कि ऐसा अच्छा काम करोगे और काम करोगे तो अप्रिसिएशन भी आपको आएगा। सो दैट वाज ओनली इंसिडेंट जिसका जिक्र हुआ जो है। सर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया की तरह ही अमेरिका भी पलक पापड़ी बिछाएगा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? बिल्कुल बिछाएगा, वो तो पहले बिछा चुके हैं। पहले जो गए थे तो मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में शायद मैनहट्टन है जगह जहाँ जाते हैं उनको, एक हुआ था 50,000 लोग उस ज़माने में आए थे। आज तो मोदी बदल गए हैं। आज तो जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मुझे ऑटोग्राफ दे दो, तो स्वागत के लिए पलक फावड़े बिछाना तो तय है। 21, 22, 23 को शायद जाएंगे, ऐसा सुना मैंने जो है। तो 21 का एक दिन उनका वाशिंगटन में है वाइट, और शायद ये पहली बार होगा कि मोदी को अमेरिका ने स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया है। शायद मुझे कहा गया कि पहली बार है, और पहली बार नहीं भी है तो ये बड़ी बात है कि उसी अमेरिका ने जब मोदी का वीज़ा मना हुआ था। आज देखिए इतिहास के पलटते पन्ने और भाग्य और व्यक्ति का परिश्रम जो है कि वो राष्ट्र उसके स्वागत के लिए उसको स्टेट गेस्ट बना रहा है वहाँ पे। 22 तारीख को कोई UN में योग दिवस पड़ता है, उस समय तो योगा वहाँ करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा योगा का उस दिन जो है। और उसके बाद में फिर उनका शायद शिकागो में या कहीं पे प्रोग्राम है पूरा दिन का। भारतीय समुदाय के लोग टूर पे पड़ेंगे, वहाँ एक अलग उल्लास उत्साह का दिवाली होगी उनकी वहाँ पे, मोदी जाएंगे तो कुछ है कुदरत ऐसी मोदी के प्रति कि भाव उमड़ता है लोगों का। वो जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो हम ETV गुजराती चलाते थे तो हम मिलते रहते थे, जाते थे ऐसे ही। तो बैठे थे एक दिन, उन्होंने किस्सा बताया कि अभी गुजरात के 3 लोग आए, सिंगापुर या कहीं गए थे, तो उन्होंने पूछा कहाँ से, तो उन लोगों ने कहा हम गुजरात से। तो उन्होंने कहा मोदी को जानते हो क्या तुम ये? तो हम भी सोचते थे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, हैं? और वाकई हो गया हो, तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और फिर ये सब हो रहा है अभी जो है। तो व्यक्ति के भाग्य रेखा भी होती है। आप देखिए देश विदेश में, तो भाई अमेरिका तो समझ लीजिए कि अमेरिका को फतेह करने जा रहे हैं। चलिए सर, अब बात मन की बात की भी कर लेते हैं। जनता से सीधे जुड़ने का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम मन की बात, आप इसे कितना सफल मानते हैं और देखते हैं? देखिए सफल है। उनकी जो कल्पना थी कि मैं जनता से डायरेक्ट डायलॉग करूं, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं हो, और वो भी अपनी बात कहने का उनको मौका मिले, 2 वे कम्युनिकेशन, नॉट 1 वे ट्रैफिक लाइक अदर्स, कि राष्ट्र के नाम संदेश दिया चले गए, सो गए जाके बैठ गए, या भाषण दिया तो चले गए। और दूसरा उनके मन में था कि वो लोग जो लाइमलाइट में नहीं, जो फोकस में नहीं है, प्रतिभाएं अलग अलग क्षेत्रों की, उससे मैं इंटरेक्ट करूं, उनको मैं रिकॉग्निशन दिलवाऊं। वो उनका सक्सेस है एक्सपेरिमेंट जो है। अभी देखिए 100 का हुआ। देखिए मोदी की मार्केटिंग तो ऐसी है कि संसार की जो बेस्ट एड एजेंसी है ना, वो कम्पीट शायद कर पाए ना, मुश्किल है करना उसका भी। मार्केटिंग कैसे करते हैं, मन की बात का ऐसा मार्केटिंग हुआ 100 एपिसोड्स का, आप देखिए, तो एक एक करके तो 100 नंबर होते हैं। इसीलिए मोदी जब दूसरे लोग 50 पे पहुंचते हैं, मोदी 102 पे पहुंच जाते हैं कंपटीशन में जो है। तो बहुत अच्छी वो एक एक्सरसाइज भी थी और इवेंट था अच्छा, और सारे राष्ट्र में महसूस हुआ लोगों को कि मन की बात को हम भी देखें थोड़ा। 100 करोड़ लोग उसको एक बार देख चुके हैं, 23 करोड़ लोग उसको लगातार देख रहे हैं, और रेडियो जिस अस्तित्व खो चुका था अपना, वो रेडियो लोग देखने लग गए, रेडियो लोग सुनने लग गए आकर के। मेरे घर में W वो रेडियो ले आया, कहता एक दिन मैंने देखा उधर जा रहा था, मैं वो सुन रहा मन की बात, अरे भाई हैरान हो गया मैं तो देख के। वो टेलीविजन के घर में सारे TV लगे हुए हैं, वो नहीं देख रहा, वो रेडियो मन की बात सुन रहा है। तो सक्सेस है मोदी की उसमें जो है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और परिकल्पना तब साकार हुई जब देश को नया संसद भवन मिला और हम सब ने, पूरे देशवासियों ने गौरवान्वित महसूस किया। आप उस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोदी का जीवन जो है ना, इवेंट्स, घटनाएं, हैपनिंग्स, थ्रिल, उनसे भरा हुआ है। मतलब पत्रकार भी लिखते लिखते थक जाएंगे, हम भी लाइव करते करते थक जाएंगे, वो नहीं थकेंगे। इतना बड़ा आयोजन हुआ। उन्होंने 29 महीने पहले, मान लीजिए इतना कम समय लगा, जो कि पहले जो बना था ये संसद बनी थी तो शायद 6 साल लगे थे जी। 1921 से 27 तक या कुछ ऐसा था उसमें। 29 महीने में मन में आया होगा कि क्या है ये, उपनिवेशवाद की प्रतीक है या संसद है, हम अपनी संसद बनाएं, भारतीय संसद बनाएं, और चलो छोड़ो ये मान लें कि 18वीं सदी की है संसद, हम 21वीं सदी की संसद बनाएं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। आधुनिक संसद, जैसा मैंने अपना दफ्तर बनाया, हर आदमी सोचता अच्छा करूँ मैं। उन्होंने परिकल्पना करी, प्लान किया, आदमी ढूंढा होगा हैं, और आप देखिए 29 महीने में उन्होंने टेक्निकली शायद ओम बिरला को जाता है सारा काम उन्होंने कराया, जो अपन आगे बात करते हैं जाके जो है, लेकिन उन्होंने किया उसको जो है। और वो कितने गदगद होंगे आप सोचिए ना, उनके जीवन का कैसा क्षण होगा वो कल जो है। और इसीलिए मैंने पढ़ा कहीं कि उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों के लिए ये उनके सपनों का प्रतीक है ये।
और फिर उन्होंने शायद इंडियन एक्सप्रेस में खुद ही आर्टिकल उनके नाम से था कि दिस न्यू बिल्डिंग विल फर्दर एम्पावर एंड स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक अखबार ने लिखा, समय के ललाट पे अमिट हस्ताक्षर। क्या बात है, देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी का अखबार पढ़ा करो, हेडलाइन उठाया करो, जो है क्या हेडलाइन थी उसकी, जो है। और दूसरे अखबार ने उसी के अंदर लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर में साष्टांग, लोकतंत्र के मंदिर में आस्था का साष्टांग। क्या बात है, ये सब हुआ मोदी के उसमें। और फिर मोदी जी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी प्रेरणा और संविधान हमारा संकल्प। होगी स्टोरी पूरी। तो अद्भुत घटना थी वो, बेहद खुश होंगे कल वो। दैट्स ऑल। सर, संसद के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि माई पार्लियामेंट माई प्राइड। ये आप किस तरह देखते हैं, कैसे दर्शाता, क्या दर्शाता है? ये देश के लोगों को उस फंक्शन से जोड़ने का, कनेक्ट करने का एक तरीका होता है जी। और पॉपुलर लोग होते हैं, ट्वीट करते हैं तो लोग उसे देखते हैं। अब मैं कई जब पूछता हूँ मेरे लोगों से भी, ट्वीट को आएगा 2 आते हैं, 4 आते हैं, 8 आते हैं। जैसे मोदी है, करोड़ों ट्वीट आते हैं, रीट्वीट करते हैं लोग जो हैं। उन्होंने किया माई पार्लियामेंट माई प्राइड, सुपर हिट था वो, सारे देश में चर्चा हुई इसकी। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी नारा देते हैं ना, गॉड गिफ्ट है उनको इस बात की। वो नारा, कोई बात कहते हैं ना, वो नारा बन जाता है, वो स्लोगन हो जाता है। किस मानो उन्होंने कह दिया था मैं चौकीदार, आप बताइए, सुपर हिट हो गया, वही हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। तो एक गॉड गिफ्ट है उनका मस्तिष्क बनाने का, घड़ने का उन सेंटेंसेस को, और आगे फिर रेस्पॉन्स पब्लिक का आता है। इट वॉज ए ग्रेट रेस्पॉन्स बाय द पीपल टू दिस स्लोगन। सर, क्योंकि आपने अभी ओम बिरला का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, भरोसेमंद माने जाते हैं। बड़ी बात यह कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, 29 महीने में उन्होंने इस बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, और उनकी उत्कृष्ट कार्य जो रहे हैं पिछले इन 4 सालों में, क्या इसके कारण से मई 2024 में उन्हें फिर से मौका मिल सकता है? देखिए, ओम बिरला एक दूसरा भाग्य का सिंबॉलिक हैं। कोटा से राजनीति करने वाले, छात्र जीवन से जुझारू राजनीति करने वाले। ठीक है, मैंने देखा उन्हें 1983 मैं इन दिनों कोटा में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर था। इन लोगों ने राजनीति शुरू की थी, तभी से बहुत ही विनम्र, सबसे बना के चलने वाले जिसे कहते हैं, लो प्रोफाइल, साइलेंट परफॉर्मर। और आज भाग्य देखिए, मोदी जी की भाग्य रेखा और उनकी भाग्य रेखा, उनको किस तरह का अवसर मिला। पहले तो लोकसभा स्पीकर बने, और मोदी जी और अमित शाह की स्क्रूटनी से निकलना और फिर ऐसे पद पे आना बहुत बड़ी बात है। और ये ओम बिरला का खुद का पर्सनैलिटी, उसका एफर्ट, उनका चाहिए भाग्य रेखा, सबका मेल था। कल वो थे वहाँ पे, एक अच्छे होस्ट की तरह उन्होंने उसको किया। एक लाइन इधर से उधर नहीं हुई, कोई लैप्स नहीं हुआ, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ वहाँ पे। ये ओम बिरला का अपना है। अब प्रधानमंत्री देख रेख तो ज़रूर थी, लेकिन काम तो ओम बिरला थे ना मौके पे, तो उनके घर में निर्माण हो रहा था सारा जो है, और कितने अच्छे से उन्होंने उस काम को करवाया जो है, तो क्रेडिट मिला उनको। मैंने भी कल संयोग से मिलना हुआ तो मैंने ये कहा भी आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। उन्होंने स्वीकार किया कि सब मोदी जी के कारण से है, अमित शाह के कारण से है। मतलब जो होते हैं आपके गॉड फादर्स कह दो, जो आपको प्रमोट करते हैं आगे, वो लोग होते हैं। अब आपने सवाल उठाया है कि उनको दूसरा एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। अब भाई हालात तो ऐसे हैं कि अभी इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ही कंसेंसस मैन, सबको साथ लेके चलते हैं। मैंने कांग्रेस वालों को कभी उनका विरोध करते नहीं देखा। एक बार हुआ था कांग्रेस घेराव कर धरना करेगी, तो कुछ नहीं, किसी को वो है ना कि आपका कनेक्ट है। आप राहुल से भी ठीक हैं, सोनिया गांधी से ठीक हैं। ठीक से मतलब है कि आप जो हाउस में बैठते हैं वो लोग आके, आप अपना एक स्वतंत्र जैसा व्यवहार करते हैं और एक गरिमा के साथ रहते हैं। आप जो है, आप खुद अपनी गरिमा नहीं तोड़ते, वहाँ उस लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं करते। तो मिलना चाहिए। लेकिन राजस्थान का एक सवाल जुड़ा हुआ उनसे, राजस्थान के पॉपुलर पॉलिटिशियन हैं, और उसमें ये है कि अगर कंसेंसस 2023 में कहीं नहीं बना और मैडम का सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो बड़ी बात नहीं। और इस सरकार में कोई फैसले कहीं भी हो सकते हैं। उनके मन में आया कि नहीं राजस्थान भेज देते हैं तो भेज देंगे, दैट विल है। लेकिन आज उनका जो कद है जिस तरह का है यहाँ पे, वो कद ये है कि अब तो वो लगता है यहीं रहेंगे, या फिर इससे ऊंचा पद तो फिर अमित शाह के जस्ट आफ्टर नया पद है, और तो कोई पद ऐसा है नहीं। लेकिन कुल मिला के ये है, वो उस तरह से महत्वाकांक्षी नहीं है। कोई बात चलती तो कहते हैं भाई मुझे दूर रखो इन सब बातों से, मेरा नाम जिक्र नहीं आना चाहिए, मैं तो जाऊँ खुश हूँ अपने हिसाब से। लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि ओम बिरला को सवाल ये कि प्रधानमंत्री पुरस्कार क्या देते हैं, दिस इज टू बी सीन। सर, आखिर क्या थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सेंगोल सौंपा गया था, उसके पीछे की कंट्रोवर्सी? एक्सक्यूज मी, जो आखिर वो पोंगल, पवित्र पोंगल जो दिया गया था, उसे मैंने सुना कि एक मिसेस सुब्रमण्यम नाम की डांसर हैं, शायद तमिलनाडु में, उन्होंने कहीं पढ़ा कि ऐसा पवित्र
सोंगल जो है ये जी सिंघोल। ये उस समय में था, अंग्रेज़ों के समय जब सत्ता हस्तांतरण हुई भारत को अंग्रेज़ों से, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। जी तो उनके मन में आया, 2 साल पहले की बात है, तब ये नहीं था कि संसद भवन बनेगा, मोदी उसको पेश करेंगे, पवित्र को उसको लेके वहाँ चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था तब जो है। तो मोदी जी के यहाँ दफ्तर भेजा उसने। अब मैंने पहले आपसे कहा कि मोदी जी का पीएमओ है ना, ट्रांसपेरेंट पीएमओ है, बहुत ही फास्ट ट्रैक कहते हैं ना जिसको, फास्ट ट्रैक पीएमओ है। आप कोई चिट्ठी भेजिए, आपका जवाब आएगा वहाँ से, ठीक है ना। वहाँ पे जोड़ी जिस तरह के अफसरों की जो टीम बनी हुई है, बहुत अलर्ट है, हर चिट्ठी पे जवाब आता है, हर चिट्ठी पे कोग्निजेंस होता है वहाँ पे। तो एकदम से चिट्ठी पढ़ी उन्होंने, तो ढूंढवाया कि कहाँ है ये, ढूंढते ढूंढते फिर उसको भेजा पुरातत्व संग्रहालय मंत्रालय को, और ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो मालूम पड़ा वाराणसी या कहीं किसी शहर का नाम था, शायद वाराणसी या किसी शहर के हैं, प्रयागराज के जो संग्रहालय है, जो म्यूज़ियम होगा, वहाँ मिल गया, वो लेके आ गई है। अब लेके आ गए तो अच्छा हुआ। तो कांग्रेस तो क्या है ना कि मतलब कांग्रेस अच्छी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी नेतृत्व विहीनता नज़र आती है वहाँ पे। तो जिन लोगों को काम दिया गया है रिएक्ट करने का, तो कई बार ऐसे रिएक्ट हो जाता है बिना किसी ठोस आधार के। तो इसमें रिएक्ट हो गया कि गलत है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके हाथ से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, प्रोसीजरल सवाल उठा दिया, मतलब नहीं था उसका। मोदी जी को तो मौका मिलना चाहिए, वो हर बॉल पे छक्का मारते हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है, उन्होंने छक्का मार दिया। वो पूरे सम्मान गरिमा के साथ वहाँ के सारे पंडित शास्त्री आ गए वहाँ के, जी जो उसके स्वामी थे उस ज़माने में जो है, और पूरा तमिल कार्ड चल गया वहाँ पे जो है। वो बाकायदा ड्रेस वेस पहन के, तमिल टोपी लगा के और सब करके आ गए वहाँ पे मोदी जी की उसमें प्रणाम में, उनके घर भी चले गए जाके। संसद में हो गया कि सर्वधर्म सभा हो रही है वहाँ पे, और मोदी जी ने उसको इस ढंग से थामा कि जैसे ये बना ही उन्हीं के लिए था। मतलब होता है ना, मैंने कहा ना वो रोल को इस तरह प्ले करते हैं, दैट इज है। इतना बढ़िया उन्होंने सारे काम कर दिया। तो जो कंट्रोवर्सी बनने की बात थी उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स ऑल। क्योंकि संसद भवन का जिक्र आप कर रहे हैं और आपने बताया कि किस तरीके से मौका जब भी मिलता है तो मौके पे वो चौका ही लगाते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास मौका था इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने का, लेकिन कांग्रेस सहित 21 दलों ने इससे किनारा किया। पहले तो आप इस फैसले को विपक्ष किस तरीके से देखते हैं, और इसके साथ ही एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि ये फैसला क्या उनको जनता की निगाह में गिरा देता है? अब उसमें ऐसा है कि ये ऐसा मुद्दा उस तरह से नहीं था, लेकिन अब तो जब लड़ाई चलती है तो एवरीथिंग इज़ फेयर जिसे कहते हैं। उनको हर वो मुद्दा चाहिए जहाँ वो सरकार को घेर सकें, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सकें, 4 दूसरे दलों को साथ खड़ा कर सकें। तो कर्नाटक की विजय के उत्साह में उन्होंने कर लिया ऐसा, लेकिन इसका कोई खास रेस्पॉन्स पब्लिक से आया नहीं। अब वो ठीक है 21 पार्टियाँ बाहर रहीं, उससे जो है 16 पार्टियाँ अंदर आईं। 21 बाहर तो ऐसी नहीं कि देश में खास तरह का माहौल बन रहा कर्नाटक के बाद, तो उसके नाते वो हुआ ये। लेकिन वो बहुत ऐसा अच्छा फैसला नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन है एक पर्टिकुलर पार्टी का, लेकिन जन समर्थन कोई ऐसा नहीं मिला, या जनता से उठ के कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। मैंने एक चिट्ठी अपने अमित जी कहीं पढ़ी नहीं, और किसी अखबार में ऐसा नहीं पढ़ा, सिवाय इंडियन एक्सप्रेस में 1-2 आर्टिकल कोई आए इस तरह के जो है, बाकी ऐसा नहीं पढ़ा कि जिससे कि जनमानस ने या पब्लिक ओपिनियन ने इस उनका जो फैसला है विपक्ष का बायकॉट करने का, उसका समर्थन किया पब्लिक ओपिनियन ने, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। सर, विपक्षी दलों का ये कहना है कि हमने संसद का नहीं बल्कि हमने एक बिल्डिंग के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। विपक्ष के इस तर्क को अगर देखे जाए तो कितना दम है उनके इस तर्क में? नहीं, देखिए जैसे आपने कहा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, इसी का ये जवाब है, कोई दम नहीं है। बात की बात है, बात होती है ना, कभी आदमी जवाब देना ही पड़ता है किसी बात का। इट्स जस्ट ए रिमार्क, दैट्स ऑल। अच्छा, सवाल अब सर ये है कि चलिए इनका यहाँ पर अपोज किया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन विधान भवनों का सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी क्या उद्घाटन किया था? और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपने भी ऐसा किया तो फिर संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा है तो आप इस पर ऐतराज़ क्यों जताते हैं? आपका विरोध क्यों? शायद हो सकता है कि जो लोग उनका काम करते हैं सब ये कागज़ पत्थर बनाने का, उन लोगों ने ये, उनको खुद को ध्यान नहीं होगा, हो सकता है। ये तो बात है ना, और तो सोनिया जी को नहीं बताया होगा उन्होंने, राहुल को नहीं बताया, खुद को ध्यान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे। और कारण क्या है ना कि कांग्रेस कोई भी मुद्दा उठाती है ना, तो भाजपा में तो क्या है ना 24/7 की मशीनरी काम करती है, ग्रुप काम करता है, और निकाल रहा है तुरंत इतिहास के पन्नों से निकाल के ये हुआ था। अब कोई जवाब किसी के पास है नहीं, कोई फैक्ट है ये, छत्तीसगढ़ में हुआ, झारखंड में हुआ, गवर्नर को नहीं बुलाया गया, गवर्नर शहर में था उस दिन। कल तो चलो कहने के लिए कि भाई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था और शायद राष्ट्रपति भी शायद दिल्ली से बाहर थी, नहीं तो वो गरिमा भी नहीं थी वहाँ पे, एक तरह के गवर्नर भी वहीं पे था, तो हुआ ये।
अब ये अनफॉर्चुनेट है कि जब एक आप खुद ही उस काम को कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा ना पब्लिक ओपिनियन का सपोर्ट नहीं मिला इसीलिए। और मेरा ऐसा मानना है अगर ये बात इनके नोटिस में पहले आ गई होती तो शायद ये कदम ऐसा नहीं उठाते, मे बी। सर, मैंने ये सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के साथ उद्घाटन मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी की कुर्सी भी लगी थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर नहीं पहुँचे। कांग्रेस ने, जैसे कि आप जानते हैं, कि बहिष्कार किया। क्या ये उनकी स्ट्रैटेजिक भूल थी? स्ट्रैटेजिक भूल तो क्या कहें, पार्टी के मैंडेट से हर आदमी बंधा होता है। तो जब एक फैसला हो गया, चाहे वो सही हुआ या गलत हुआ, जी, तो खड़गे को उसको कंप्लाई करना था, जैसे कहते हैं। बाकी फैक्ट है और ये बड़ी बात है कि खुद जो मुझे पता लगा कि स्पीकर ओम बिरला ने फ़ोन किया उसको और ये कहा कि आपकी कुर्सी मेरे साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है आपकी कुर्सी, आप आइए। और कुर्सी नहीं, आपको भाषण भी देना है, रिकग्निशन। और जो दूसरे बंगाल के हैं अधीर रंजन चौधरी जो हैं, उनको कहा कि आपकी कुर्सी वहीं लगेगी। हालांकि भाषण नहीं था उनका, आपकी कुर्सी वहीं लगेगी। तो मेरा पक्का मानना है कि उन दोनों को तो मलाल रहा होगा पार्टी फैसला मानते समय मन में आया होगा कि क्या अपन ने मिस किया आज जो है। पर ये बड़प्पन था लोकसभा का स्पीकर का, बड़प्पन था कि उनको फ़ोन किया और उनको भाषण के लिए भी रखा, लेकिन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट। अच्छा सर, मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को या फिर जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या क्या खास उपलब्धियां हैं सरकार की आपकी निगाह में? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट तो कुछ लोग ये कहते हैं सरकार ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी है, समर्पित है महिलाओं को। और मुझे कभी लगता है कि एक्स्ट्रा वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है सरकार में। इतना कुछ हुआ है कि आंकड़े लेके बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा किस्सा। लेकिन मोटे तौर पे आप कुछ भी कर लीजिए, आप उजला देख लीजिए, चूल्हे से मुक्ति कर लीजिए, 31 करोड़ लोगों के वहाँ चला गया जो है। आप उनकी मैटरनिटी लीव मान लीजिए, 12 हफ्ते थी बढ़ा के 26 हफ्ते कर दी। 27 करोड़ महिलाओं को 1 रुपये पे जो है सैनिटरी पैड दे दिए। 27 करोड़ को मुद्रा अकाउंट खुलवा दिए, मुद्रा धन, PM मुद्रा योजना, उसमें करा दिया। कोई अंत नहीं है, बसों में फ्री कर दिया। और इनसे प्रेरित होकर राज्य सरकारें अब टूट पड़ी हैं इस दौड़ के अंदर कि महिलाओं को अधिक से अधिक आप कंसेशन दो, इंसेंटिव दो। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार समर्पित है, ये मुझे ऐसा लगा। और बहुत कुछ किया है सरकार ने। सर, क्या संसद की तरह नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना तर्कसंगत था? वो उसी पैटर्न पे है जब उन्होंने एक बार वो ले लिया व्यू उस केस में, तो सिमिलर केस था, आइडेंटिकल केस था, तो हुआ ये। अब इसमें तो लेकिन कुछ एक लोग आते हैं जिस तरह से जो है जी। पर ये सब बातें मतलब क्या है ना कि अगर वो संसद का इतना बड़ा फंक्शन बहिष्कार कर सकते, नीति आयोग का भी कर दिया उन्होंने, दोनों को लिंक करके देखिए, तो ये क्या है कि लोकतंत्र के लिए आप ऐसे मानिए भी अच्छे लक्षण नहीं हैं। अब दोष किसका किसका इसको छोड़िए, लेकिन अच्छे लक्षण नहीं है, आना चाहिए। नीति आयोग तो आप ही का है, आप आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे अपने प्लान की, 2 पैसे लेके ही जाओगे यहाँ से, तो आना चाहिए था। सर, क्या 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी और आरएसएस के लिए गेम चेंजर साबित होगा? गेम चेंजर तो एक्चुअली हो ही चुका है। ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सपना था भारत का, लोगों का, वो पूरा हो गया दैट वे जो है। और चॉइस की बात रही, अगर उसको ब्रॉडली हम देखते हैं, मैं उस चॉइस पे विराम लगा चुका हूँ ये कह के कि नरेंद्र मोदी के कारण से अब ये लड़ाई चॉइस की 29 की है। लेकिन फिर भी जब डिस्कस करते हैं, जब तक चॉइस 29 में वो जीत नहीं जाते, परिणाम नहीं घोषित आता चुनाव आयोग से, तब तक हम चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। और चर्चा होती है मीडियम, फिर क्या करेंगे और दैट वे जो है। तो आपका क्या था सवाल? सर, यही कि गेम चेंजर साबित होगा क्या ये? हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो परमानेंट है। और मैंने सुना है पहले चरण का उद्घाटन वगैरह सब ये हो जाएगा अगर इसी साल में। और उसके 4 महीने बाद वोट पड़ेंगे, और इस साल भी वोट पड़ रहे होंगे दिसंबर में, नवंबर में जो है। तो ऑफ कोर्स इट विल बी गेम चेंजर। जी सर, साल 2014 के बाद से अब तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के रेनोवेशन का पूरी तरीके से बीड़ा उठाया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा प्रयास है भारत की संस्कृति को लौटाने का, उसको रेनोवेट करने का। जो मंदिर टूटे फूटे पड़े हैं उसको आप उनका जीर्णोद्धार करते हैं, अच्छी बात है। आप देखिए राम मंदिर उसी का पार्ट है, एक तरह से हुआ आपके सामने। फिर वो काशी में हुआ था कॉरिडोर, आपको ध्यान है। महाकाल का उज्जैन में हुआ, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का चलता रहता है लगातार ही जो है। कश्मीर के मंदिर प्रतिस्थापित हुए कई मिला करके, बद्रीनाथ हुआ, कैलाश केदारनाथ हुआ, तो क्रम चल रहा है। तो अच्छा है, ये अच्छा है। मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म के लोग हों, कहीं के भी हों, अगर किसी मंदिर और ऐसे धार्मिक संस्थान को जो जीर्णोद्धार अगर है, अच्छा लगता है साहब, अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए।
सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, यूँ तो सर्व धर्म की बात हम करते हैं और पीएम मोदी भी लगातार हम देखते हैं, कभी मंदिर जाते हैं तो कभी अलग धर्म की भी बात होती है, तो हर जगह वो उसी सम्मान के साथ झुकते हैं। लेकिन मोदी के नेतृत्व में इस नई धार्मिक क्रांति को जो देखा जा रहा है, आरएसएस को इससे कैसे बल मिला है? यूँ कहें कि आरएसएस की मुराद पूरी हुई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स, कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे, सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि राम मंदिर बनेगा, एक दिन ऐसा आएगा काशी का जीर्णोद्धार होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि महाकाल का जीर्णोद्धार होगा, और सारे देश में एक धर्म की लहर चलेगी, लोग आस्था में डूबेंगे, वापस संस्कृति में लौटेंगे। ऑफ कोर्स सपना था संघ परिवार का, नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डिलीवरी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में पार्टी से बड़े दिखते हैं, क्योंकि वो डिलीवर करते हैं, आपके पार्टी के लोगों के सपने साकार करते हैं। तो यस, आपके सवाल का जवाब ये है। बिल्कुल सर, संसद भवन का उद्घाटन हो या फिर काशी कॉरिडोर में पूजा अर्चना की बात हो, आखिर नरेंद्र मोदी हर किरदार को, हर रोल को इतने परफेक्शन के साथ में कैसे प्राइम मिनिस्टर निभा पाते हैं? ये तो वाकई मतलब अद्भुत बात है। मैंने अभी से कहा था कि मानव के जितने स्वरूप हैं, सारे स्वरूप उनको जीना आता है। वो मैंने काशी का जो देखा तो उसमें गए थे तो किस तरह से पूजा की थी, कैसे थाली पकड़ी थी, कैसे गंगा में उतरे थे, कोई थाली गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ जो है, और इतने परफेक्शन से पूजा की थी कि वहाँ का जो प्रोफेशनल पुजारी है वो भी नहीं कर सकता। वहाँ से जो है पार्लियामेंट के फंक्शन में जैसे बैठे थे, चेहरा कितना गंभीर, कोई उनके आसपास फटकता ही नहीं है, कोई एक लाइन नहीं बोलता कान में आगे, जैसे परंपरा होती है ना, कोई न कोई नेता आ जाता है पास में। इतनी आस्था, इतना कंसंट्रेशन उस काम में, इतनी श्रद्धा जिससे है, यही बातें हैं। तो नरेंद्र मोदी तो ऑल इन वन है, और ये वास्तव में कुदरत का कमाल है, और उनका परिश्रम, तो बिना परिश्रम के तो होता है ना। उस रोल को जीने के लिए कभी तो सोचते होंगे ना, फंक्शन में आने से पहले 2 मिनट तो सोचते होंगे कि मुझे ये वस्त्र ग्रहण करने। और वस्त्र के मामले में मैंने आपसे कहा उनका कोई एडवाइज़र नहीं है, वो 100 बार खुद ही कह चुके हैं जो वस्त्र मेरे बदन को सूट करता मैं पहनूंगा उसको जो है। तो ये है कि वो गॉड गिफ्ट है उनको, हर रोल में, हर उसमें ना वो सूट करते हैं जिसे कहते हैं। और इसीलिए मैं गुजरात के दिनों की बात कहता हूँ, मीडिया की बात चलती थी तो वो क्या कहना चाहिए, लेखक, निर्माता, निर्देशक, एजेंसी, चैनल, अखबार सब खुद ही थे जो है, और आज भी सब रोल में है, वो कुदरत की देन है। सर 9 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात लगातार हम कर रहे हैं। हाँ। तो इस बीच जब बात हम करते हैं 370 को हटाने की, तो कश्मीर से 370 को हटाया जाना, वहाँ आतंक मुक्त करना घाटी को, उसके बाद लोगों के लिए सुविधा, फिर टूरिज्म में जो इस तरह का उछाल आया है, ये मोदी शाह की टीम का कितना बड़ा क्रेडिट है? और ना सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी क्या ये देश की दृढ़ता को और एक विजन को दर्शाता है? 100%। कश्मीर तो वाकई चमत्कार है अमित भाई, मतलब आप जाके देखना इन दिनों, मैं तो जाता ही रहता हूँ। क्या पहले ईटीवी उर्दू चलाते थे तो बड़ा पॉपुलर चैनल था, और एक बार जब मैं श्रीनगर गया वहाँ पे, तो मेरे को सड़क पे फल खाने की आदत है, तो मैं रुका, मैंने उसे सेब वेब लिया उसे, तो उसने कहा कि जगदीश साहब कब आए? मैं चौंका, तो हमने कहा आज ही आए। तो उन्होंने कहा हम आपको इसमें देखते हैं, ईटीवी उर्दू में देखते हैं आपको, और प्रोमो चलते होंगे जो पूरे चैनल में चलते थे जैसे जो है। तो ठीक है सब, चलिए नमस्ते कह के आगे चले गए। आगे गए तो थोड़ा सा दांत में दर्द, ऐसा लगा कि दांत में दर्द हो सकता है, तो चलो उसकी केमिस्ट की शॉप पे एक गोली ले लेते हैं उससे। तो उसने ये बात कही, उन्होंने ये सेम बात, आइए बैठी बैठी चाय पियेंगे, क्या लेंगे? तो मैंने कहा कैसे जानते हैं ये जो है? तो उन्होंने कहा कि आपको देखते हैं चैनल में जो है। शाम को जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो सब लोग नॉर्मली वैसे ही पहचान है, बैकग्राउंड है, तो सलाम करते हैं लोग। तो वो एक आदमी ने सलाम किया, वो वहाँ इंटेलिजेंस में था स्टेट की जो है, एक बच्ची थी साथ में, उसने कहा अंकल मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने दिया, और फिर मैंने कहा कि ये मुझे कैसे जानती हैं? तो उसने कहा घाटी में उस ज़माने की बात है, 90% लोग ईटीवी उर्दू देखते हैं, शाम को प्रोग्राम आता है कश्मीर घाटी या कुछ ऐसा करके जो है, तो उसी को देखते हैं, पालथी मार के शाम को बैठ जाते हैं, उसको गीता बाइबल की तरह उसको देखते हैं, उसमें आप लोग आते हैं। तो मैंने उससे कहा भी ऐसा क्यों होता है, क्यों है ऐसा? उसने कहा ईटीवी के कारण से है। तो मैंने कहा ईटीवी कारण से क्यों है? तो उसने कहा बाकी सब तो इंडिया का चैनल है, ईटीवी हमारा चैनल है, आप देखिए मीडिया की कनेक्टिविटी। तो मेरा उस ज़माने से जाना आना है, ठीक। और हम उस समय से जो है सरकार का झंडा उठाते थे कश्मीर में खड़े होकर के तब भी, और चूँकि हमारी क्रेडिबिलिटी थी इसलिए मैं सुना जाता था, नरेंद्र मोदी का झंडा लेके भी चलते थे, सुना जाता था। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं दैट वे जो है, तो आप याद कीजिए 1991 को, कश्मीर की स्थिति को, जबकि आप लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सकते थे,
नरेंद्र मोदी ने कैसे हैदराबाद में चैलेंज किया था, पिछले प्रोग्राम में मैंने वीडियो दिखाया था आपको कि किसी लोगों ने कहा था किसी की माँ ने दूध पिलाया, दम हो तो आके दिखाए, तो मोदी ने वहीं कहा था कि हाँ मैं आऊँगा। कितनी बड़ी बात है। और चले गए नरेंद्र मोदी, वहाँ पे जो खड़े हो गए और झंडा फहरा दिया वहाँ पे। वहाँ गोली लग सकती थी, 100% चांसेस थे गोली लगने के, हिम्मत है अपनी अपनी, चले गए। तो मैं कश्मीर का ये कहना चाहता था, मैं अपनी मेरी रेलेवेंस ये बात की कि मैं कश्मीर के सिस्टम में एक रेलेवेंट आदमी समझता हूँ अपने आप को, जनजीवन के हिसाब से मैं जाता रहता हूँ। अभी पिछली बार गया मैं वहाँ पे तो लाल चौक चला गया, मैंने कहा चलो भाई लाल चौक के बाहर क्या होता है, कश्मीर की जो मिठाइयाँ बनती हैं ना ऐसी खास तरह की, वो ठेले वाले खड़े होते हैं। तो ठीक है भाई चलो देखेंगे वहाँ चल के। वहाँ देखा तो ऐसा बढ़िया जनजीवन जा रहा, ठेले वाला खड़ा, भीड़, लोग आ रहे जा रहे, ऐसा लगा मैं जयपुर की चौपड़ पे खड़ा हूँ कहीं, ये लाल चौक नहीं। सब लोग आ रहे, फ़ोटो खिंचवा रहे, मेरे में भी स्मरण था, मैंने कहा फ़ोटो खींचो भी अपना भी, लाल चौक पे थे। तो लाल चौक की ऐसी हालत हो गई है, कश्मीर की ऐसी हालत हो गई जनजीवन की, और 370 ने उसको और ज़्यादा फिट कर दिया जिसे कहते हैं। ये तो मानना पड़ेगा ना आपको, क्या लाखों टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, किसी होटल में जगह नहीं है जी। पहले मैं जाता था होटल में 8-9 हज़ार रुपये में कमरा मिलता था। पिछली बार गया तो मेरे जान के बाबू ने कहा साहब 35,000 रुपये कमरा मिलेगा ताज में आपको, वही 8-9 हज़ार का मिलता था। तो मतलब सारे बुक हैं सब वहाँ कश्मीर। तो सारा क्या जनजीवन का वापस लौट आना इतनी बड़ी बात है, विच बिट्रेस ऑल पॉलिटिकल इक्वेशंस ऑफ कश्मीर। महबूबा क्या कहती हैं, दूसरे क्या कहते हैं, एक पल के लिए छोड़ दीजिए उनको, फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, अमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, एक पल के लिए छोड़िए भाई कश्मीर ओपन हो गया कि नहीं। तो कश्मीर ओपन हो गया है, तो इससे बड़ा योगदान अब बात है किसकी तुलना किससे करें, राम मंदिर से करें, कश्मीर से करें। ठीक है, मैं कश्मीर को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ इनकी उपलब्धि। तो कश्मीर ऑफ कोर्स वाज ए मिरेकल, इज़ ए मिरेकल। आप जाइए कश्मीर देखिए, आपको एहसास महसूस नहीं होगा क्या हुआ। एंड दिस इज़ ऑल गट्स ऑफ अमित शाह, एंड उनको जो समर्थन मिलता है या ग्रीन सिग्नल मिलता है प्राइम मिनिस्टर से, ऑफ कोर्स तो है ही। अब यार जब जीत के आए क्लियर मेजोरिटी से, तो मन में तमन्ना थी कि यार वो काम करना अपने को, और ये दोनों तो सब काम सोच के करते हैं बैठ के। तो मेरा अनुमान है बैठे होंगे कि सब बढ़िया काम हो गया, 303 सीट आ गई, चलो कश्मीर का निपटाते हैं इस बार चल के। निपटा दिया। राज्यसभा में नहीं था बहुमत, तो अमित शाह तो जादू की छड़ी है उनके पास, वहाँ का भी बहुमत आ गया। आप देखा राज्यसभा का, कश्मीर हो गया ये। तो कश्मीर इज़ द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अमित शाह, नरेंद्र मोदी टू द पीपल ऑफ इंडिया। सर कोविड-19 का दौर हम सब ने देखा, अब इस बीच में क्या ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोविड-19 का मैनेजमेंट अद्भुत रहा और पूरे संसार ने इसकी सराहना की है? अद्भुत मैं ऐसे मानता हूँ, बहुत मोटे से सिस्टम आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, 220 करोड़ इंजेक्शन लगे, इक्का दुक्का कंप्लेंट आई होगी। ये संसार का पहला देश है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ, इतनी बड़ी मात्रा में, एंड ऑलमोस्ट 0.1 भी नहीं है शायद कंप्लेंट्स। मुझे अभी राजीव महर्षि मिले जयपुर में, वो CAG रह चुके हैं, राजस्थान कैडर के IAS थे, पद्म भूषण उन्हें मिला। अभी बात चली ऐसी सरकार के इसकी, हमें उन्हें कहा कि हम शो करने जा रहे हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी के 9 ईयर्स। उन्होंने कहा आप एक बार ज़रूर बोलना, हालांकि उनका नाम मैं उनकी अनुमति के बिना ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़रूर बोलना कि ये कोविड मैनेजमेंट वॉज द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। मैंने कहा वो कैसे, तो उसने कहा मैंने 200 लोगों को मिला मैं ऐसे ही देखने के लिए। तो 200 लोगों ने, एक शिकायत नहीं थी किसी को 200 लोगों में से पोस्ट कोविड की, कि मेरे इंजेक्शन लगा था, क्या हुआ। बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है तो कोविड का ये जो चमत्कार है ना, मैनेजमेंट प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, एक बार ज़रूर ख़राब हुई थी उसमें, वो हो गई। वो जो माइग्रेंट्स थे या ट्रक बंद रहे, लोग ट्रकों में पड़े रहे, मीलों तक लोग, हज़ारों लोग पड़े रहे, हो जाता है मिसमैनेजमेंट कभी कभी जिसे कहते हैं। बाकी कोरोना इज़ वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। सर इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए माना जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इससे सशक्तता भी आई है। आपका क्या आकलन है इस पर? ऑफ कोर्स ये तो हर आदमी जानता है। कम से कम आज एक स्थायी सरकार तो है देश में 9 साल से, जिसके आगे भी कम से कम 5 साल चलने की संभावना है। एक स्थायी सरकार तो है, आपने सब देखे हैं जी, कैसे यूपीए चलाते थे मनमोहन सिंह, कैसे दूसरे लोग चलाते जोड़ तोड़ करके, कैसे एट रैंसम रहते थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर पार्टी जो बार्गेन करते थे लोगों से आके, और किस किस मजबूरी में कौन कौन सी फाइलें निकलती थी, कैसे क्या क्या होता था, जिसे कहते हैं मन मार के भी साइन करते होंगे मनमोहन सिंह उस ज़माने में जो है। तो पहली स्थायी सरकार है, बल्कि कहना चाहिए एक्चुअल में स्थायी सरकार। अब पहले तो थी राजीव गांधी की थी, 414 पे थी, इंदिरा गांधी की थी, था वो। अब जो ये जो सेकंड एरा चला है रिसेंट पास्ट का 10-15, आप मान लीजिए 1986 या कब 1984 89 के बाद, राजीव गांधी के बाद हैं, तो 34 साल बाद पहली बार स्थायी सरकार बनी इस तरह से। तो कंट्री को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना विच इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डेवलपमेंट जो है,
वो इन्होंने दिया, इज एन अचीवमेंट। सर, नरेंद्र मोदी की जो रिस्की सर्जिकल स्ट्राइक्स रही हैं, जो बोल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स रही हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि अगला एजेंडा अब पीओके को भारत लाना है, अब भारत वापस लेकर आएगा जो है, दाऊद को भी भारत लेकर आएंगे और उसके गुनाहों का हिसाब होगा? देखो एक बात तो समझ ली, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग का मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और कुछ काम तो मुझे ऐसा लगता है अमित शाह जिद करके करवा लेते होंगे, ऐसा लगता है मुझे। कश्मीर का करवाया होगा जो है, और ये तो पक्की जिद हुई होगी दोनों में कहीं ना कहीं, दैट वे जो है। ये जो घुस गए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट क्या था वो जो है, कि मन में बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे इलाके में घुस के दुश्मन मार के चला गया। इंटरनेशनल प्रेशर की कोई परवाह नहीं करी, किसी काउंटर अटैक की परवाह नहीं करी, उनका परमाणु बम फोड़ देते श्रीनगर में, उसकी परवाह नहीं करी। भाई बहुत मर्दामर्दी का काम है, बहुत जिगर और साहस का काम है जिसे कहना चाहिए। उन्होंने किया तो हीरो हो गए, जनता ने दिए ना वोट, वापस लौटाया उनको, और फिर वो एक बार मामियार में घुस गए, वहाँ से हुआ तो एक नई परंपरा, नया चैप्टर इन्होंने खोला, रिस्क लिया इन्होंने, जिसे कहते हैं इसे कहते हैं लकड़ी से शेर को मार देना। कभी कभी जो है इंटरनेशनल कितना प्रेशर होता है ऐसी घटना में, उसको एक तरफ करके इन्होंने गजब किया इन्होंने। इसके लिए तो वाकई इनको सलाम करना बनता है। ये जो उन्होंने उस कंट्री में घुसे, उनकी बॉर्डर क्रॉस करके, LOC क्रॉस करके गए और मार के आए वहाँ से 300 लोग वहाँ हुए, और जो सारा हुआ ये भाई, उसके लिए तो इनको एक नागरिक के नाते ना प्रणाम करना बनता है कि वो जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये वाली आर्मी वाली, सुपर। सर, अनुराग ठाकुर का ये कहना कि हमारे देश का तिरंगा इस वक्त बीते 9 वर्षों में संसार का सबसे शक्तिशाली तिरंगा बनकर उभरा है, क्या आप भी ये सोचते हैं? भाई वो तो बन ही गया ना, जब आप इंडिया की ब्रांड की बात आ गई, इंडिया के पासपोर्ट की बात आ गई। इंडिया के पासपोर्ट को ऐसे हे दृष्टि से देखा जाता था, कहीं जाते उतरते भी रखो साइड में, देखते हैं अभी। अब इंडिया से आए, इंडिया का पासपोर्ट है, यूँ फटाक से ठप्पा लगाएगा इमिग्रेशन वाला आदमी आपको जो है, तो ब्रांड तो बना ना। और ब्रांड ऑफ कोर्स बना, जब मोदी इज़ ए ब्रांड, ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, तो तिरंगा तो हमारा ही है ना, मोदी का ही है ना, तो ब्रांड बनेगा ही वो एक तरह से। अनुराग ठाकुर ठीक है, अनुराग ठाकुर बहुत नपीतुली बात कहते हैं। आई थिंक शायद पहले आएंगे मिनिस्टर जो बिना किसी विवाद के हैं, वरना पत्रकारों के बीच में रहना विवाद नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन किया उन्होंने, बहुत डिसेंटली उन्होंने इस बात को कहा उसमें, और 2-3 दिन से जो कुछ दिल्ली में हो रहा है सब में उसमें वो दिखाई देते हैं जो है। तो ये उनके कथन से मैं सहमत हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट तिरंगा, आज हमारा तिरंगा जो संसार के जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लैग्स हैं उन कंट्री के, उसमें है, ऑफ कोर्स है। भाई सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मेरे को ऑटोग्राफ दो, फिनिश, टॉपिक एंड्स। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के इस 9 साल के शासनकाल की बात करें, इस कार्यकाल की बात करें, तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह का नाम हमेशा लिया गया है। तो इस नेचुरल एली और ट्रबल शूटर अमित शाह को कैसे देखते हैं, इनका क्या रोल देखते हैं आप इन 9 सालों में? भाई रोल ये है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति हैं, कागज़ पे नहीं, एक्चुअल में। इन टर्म्स ऑफ फिजिकल भी मान सकते हो। पुराने टाइम में राजा होता था ना जी, एक राजा होता था, उसका सेनापति होता था, उस राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति की होती थी, मेंटल गवर्नेंस प्लस फिजिकल आल्सो। तो अमित शाह खाली कहने को कागज़ पे गृह मंत्री हैं, बाकी वो नरेंद्र मोदी के प्रहरी हैं, जो मान लो। ब्रांड मोदी को सुरक्षित रखना, उसे डैमेज नहीं होने देना, और डैमेज करने वालों को जिसे कहते हैं ठिकाने लगा देना जो है वो अमित शाह का काम है, दैट वे जो है। तो अमित शाह उस रोल में हैं, नरेंद्र मोदी मानते हैं। कभी कोई मतभेद की खबरें आती हैं, वो ब्यूरोक्रेसी कारण से कभी कोई ऐसे कर देते हैं लोग, कोई मतभेद नहीं है, वो आपस में एक हैं, नेचुरल अलाई हैं, एक्चुअल में दे मेड फॉर ईच अदर हैं, और इसीलिए सब चल रहा है ये। तो उनका जो रोल है बड़ा स्पष्ट है, गृह मंत्रालय चलाओ, देश चलाओ, वो सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, ब्रांड नरेंद्र मोदी को सुरक्षित रखना, उसको साबोटेज नहीं कर देना, ये अमित शाह का प्राइमरी रोल है। सर, संसद भवन के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यानी कि 27 तारीख को होटल अशोका में अमित शाह ने इंटरैक्ट किया मीडिया कर्मियों के साथ में और अपनी सरकार की उपलब्धियां यहां पर गिनाई। क्या आपको लगता है कि बीते वर्षों में और अब तक के काल में मीडिया के साथ मोदी सरकार के संबंध मधुर हो गए हैं? हाँ, ऐसा माना जाना चाहिए। पहले थोड़ा सा कटता थी, या फिर क्या होता है, समय के साथ लोग भी आदी हो जाते हैं, अकस्टम्ड हो जाते हैं कि आपका क्या रोड मैप है, कैसे चलना है, जिसे कहना चाहिए, और कैसे हम चलना चाहते हैं। इस बार जो अमित शाह का ये हुआ, उससे इस बात की पुष्टि हो गई पूरे तौर पे कि नाउ मीडिया इज़ कंफर्टेबल विद द रूलिंग पार्टी, विद द सेफरेंट पार्टी। कैसे हुआ कि वो अमित शाह ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, शायद विज्ञान भवन में थी, वो तो एक अलग बात है, ठीक है।
उसके बाद ये फिर दूसरी भी पत्रकारों को बोला, राजनाथ सिंह भी थे और जेपी नड्डा भी थे उसमें और ये थे। तो वहाँ जो दृश्य था, डिनर पे बुलाया था सबको, अमित शाह के वहाँ जो है अशोका होटल में किया था इसको जो है, वहाँ टेबल लगी हुई थी अलग अलग लोगों के हिसाब से जो है। लेकिन जो दृश्य था तो सारे मीडिया की एक अभिलाषा थी कि काश अमित शाह की निगाह मेरे पे पड़ जाए। और सुनने में बुरा लगता है, वास्तविकता यही थी। और जिन पे निगाह नहीं पड़ी, एक आदमी चारों तरफ तो नहीं देख सकता, होता भी ऐसी नहीं पड़ी निगाह, तो एक दो कुछ लोग ऐसे थे जो उठ के चले गए, बाद में आके बैठ गए वहाँ पे जो है। तो आज मीडिया की स्थिति है कि अब मतलब आइडियोलॉजिकल और डिफरेंसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, दैट वे जो है तो एक ही वेवलेंथ में हैं सभी लोग जो हैं। और वहाँ जो बैठे थे वो इंडिया टुडे के मालिक पुरी साहब, हाँ अरुण पुरी जी। हाँ, उनकी बेटी थी साथ में, और सुप्रिया प्रसाद थे वहाँ। अमित शाह जैसे मिले उनको तो उनसे कहा कि मिलकर खुशी हुई। अब ये भी अद्भुत बात थी, अमित शाह किसी को ये कहे मिलकर खुशी हुई, बहुत ही विचित्र का दुर्लभ मतलब बात है ये। तो बड़ा खुश लगा उनको, उन्होंने सब ने आगे बढ़ गया, हाँ सब बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने लगा परफेक्ट ट्यूनिंग हो गई है सब मीडिया ग्रुप्स के बीच में और अमित शाह के बीच में। और बात ये हुई कि मुझे किसी ने कहा कि वहाँ जो ये चला डिनर, बातें चली, तो 5 बार अमित शाह को ठाके लगाते हुए सुना गया, वो भी दुर्लभ बात है। तो इन घटनाओं को मैं जोड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है एटलीस्ट ऑन द फेस वैल्यू, चलो ऐसे मान लीजिए अमित भाई, यूँ ही मान लीजिए इसको जो है, देयर इज ए परफेक्ट ट्यूनिंग। और एंकर्स को बुलाया था इस बार जो है, जी आप लोग पता नहीं गए होंगे जो भी जो है वहाँ से, और एंकर्स लौटी वहाँ से नोएडा गई, तो एक दो एंकर्स ने कहा कि अब हमारे वेवलेंथ बिल्कुल ठीक है और कोई डिफरेंसेस से पूरे हो गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है एक व्यंग के नाते कि गई थी वहाँ पे और जब खाना खा के वहाँ से लौटी वापस तो सारी मोदी भक्तों के लौटी इन्हें वे जो है जो अपन व्यंग में कहते हैं सरकार के साथ हैं और जो कर रहे हैं। और बाकी तो क्या है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से मीडिया भी चलता है, एंकर के लिए क्या करेगी, मतलब जो है जिस हालात में एक हमारी वो क्या कहते हैं आचार संहिता बनी हुई है, इसमें हम भी उसमें काम कर रहे हैं, सो उसमें काम कर रहे हैं। वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है, नई परिभाषा आती रहती है, तो हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए इसको, और बिना किसी टेंशन, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन और उसके जो है ना राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ो। सर, प्रधानमंत्री मोदी की इन उपलब्धियों के बैकग्राउंड में टीम मोदी के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कैसे देखते हैं इन पूरे कंट्रीब्यूशन, जेपी नड्डा के कंट्रीब्यूशन को? जेपी नड्डा देखिए, एक तो साइलेंट परफॉर्मर हैं और दूसरा क्या है, पिछले 8-9 महीनों से वो प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दैट वे जो है मेंटली भी होगा और फंक्शनली आप देखते हैं। और अमित शाह के साथ भी उनका तालमेल और अच्छा हुआ है पहले की तुलना में जो है, वरना क्या होता है प्रेडेसेसर होता है, बाद में आदमी आता है, तो ह्यूमन नेचर थोड़ा बहुत रहता है आपस में, अच्छा है। और नड्डा को पूरा इन्वॉल्व करके रखा है इन लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, यहाँ भी प्रचार भी था, कर्नाटक का, नॉर्थ ईस्ट का था, गुजरात का था। गुजरात में तो उन्होंने जारी किया था घोषणा पत्र, वहाँ से जो ट्रेन वो क्या यात्रा जो चलाई थी 5 तारीख को थी कोई यात्रा जो है। तो नड्डा इज़ वेल प्लेस्ड इस समय जो है विज़ प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, और आरएसएस ऑफ कोर्स है ही उनका करीब जो है, तो इसमें उनका अच्छा रोल रहा। ही इज़ प्लेइंग साइलेंट परफॉर्मर। बस उनको एक बात शायद समझ में नहीं आती होगी, आई थिंक इज़ ओवरबर्डन, ओवरलोडेड जिसे है, तो उनको शायद टाइम नहीं मिलता होगा कई दफ़े जो है। अब ये तो अब है ही सरकार में ये टाइम वाला इशू जो है, टाइम वाला इशू है कि जैसे नड्डा की बात से शुरू करते हैं, मैं आम कार्यकर्ता की बात करता हूँ जो है, क्योंकि ये सरकार साल भर चुनाव में बिजी रहती है, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो फिर ये संगठन को मजबूत करने में बिजी रहती है, मैन टू मैन मार करने में बिजी रहती है लोगों को जो है। तो उससे क्या है कि नड्डा जी से लेकर के नीचे तक का कार्यकर्ता गांव में बैठा, वो भी क्या है कि रोज़ उसको मैंडेट आता है पार्टी से। नरेंद्र मोदी ने सरकार को और पार्टी को इस ढंग से बना दिया है, अमित शाह ने इस ढंग से बना दिया है, जैसे अपनी ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं कि डिफाइंड होता है रोल कि आज अपने को ये काम निपटाने हैं, कल ये काम निपटाने हैं, तो डिसिप्लिन है, मॉनिटरी बड़ी ज़बरदस्त है। तो रोज़ 4 काम कार्यकर्ता के पास, लोकल एमएलए के पास, एमपी के पास आते हैं कि ये काम करने हैं। तो मैंने महसूस किया रिसेंटली अभी कि वर्क ये बर्डन जो है ये बढ़ रहा है थोड़ा, उनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम बताए जा रहे हैं, वो करते थे लेकिन थोड़ा उनका उत्साह कम हो रहा है। तो पार्टी को आज नहीं तो कल इस पर सोचना पड़ेगा कि हम में जो नरेंद्र मोदी का जज्बा है, तेज़ दौड़ने का, तेज़ काम करने का, एक दिन में 10 काम निपटाने का, आप तो सक्षम हैं, एनर्जी है, उन लोगों में शायद उतने उस लोड को उठाने की, भार को उठाने की क्षमता नहीं है, तो शायद बैठ जाएंगे फिर एक दिन। तो ये उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन मैंने जो महसूस किया तो बताया कि वो इतना ज़्यादा काम हो गया है
राइट टू डाउन, टॉप टू बॉटम, इस तरह से है कि वो सुबह से रात तक उसी में लगे रहते हैं। मंत्रियों की भी स्थिति मोरलेस ऐसी है। आज सारे मंत्री बाहर हैं दिल्ली से, क्योंकि काम ऐसा है, जाना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा लोगों को जा कर के, तो बताना पड़ेगा और ज़्यादा समय आपका टूर में ही निकलेगा तो गवर्नेंस प्रभावित होगी आपकी। तो ये क्या है कि विशेष सर्किल है एक तरह से कि कितना हम सरकार के दफ्तर में बैठ के काम करें, कितना पार्टी के लिए काम करें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोडेड हैं लोग, मंत्री भी, एमएलएज भी पार्टी काम से, तो पार्टी उन पर रिकन्सिडर करेगी। सर, इन 9 सालों के शासनकाल को जब हम देखते हैं तो भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है? भले ही अफसरशाही की बात हो, नौकरशाही की बात हो, मंत्रियों की बात हो, तो इसमें भ्रष्टाचार में कितनी कमी आई है? तालमेल और वर्किंग कल्चर, उसमें कैसे बदलाव आप देखते हैं? ये तो फैक्ट है, ऑलमोस्ट ज़ीरो टॉलरेंस हो गई है करप्शन पे। टॉलरेंस तो बात की बात होती है, करप्शन ही दिखाई नहीं देता। आज एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुराने टाइम में लाइजन मैन होते थे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के, कि ये इस घराने का, ये इस घराने का, इस घराने का, ये चले जाएंगे, काम हो जाएगा। आज कोई, जिसे कहना चाहिए छोटी भाषा में, कोई माई का लाल ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं काम करा के ले आऊँगा जाके सरकार से, किसी भी डिपार्टमेंट से, करा ही नहीं सकता। उसकी छोड़ो, मंत्री भी नहीं करा सकता, वो अपने ब्यूरोक्रेट से नहीं करा सकता। अगर ब्यूरोक्रेट का सेक्रेटरी थोड़ा सा ऐसा लग गया कि इसमें गड़बड़ है तो नहीं करा सकता। तो इसलिए मैं एक बात तो ऑलमोस्ट दावे से कह सकता हूँ कि मिनिस्टीरियल लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, जैसे हायर लेवल पे है, करप्शन इज आई थिंक ऑलमोस्ट ज़ीरो जिसे कहते हैं। अब नीचे आप सेक्रेटरी लेवल पे आ जाइए, हैं सेक्रेटरी वैसे ही सर्विलेंस में रहते हैं तो मॉनिटरिंग में रहते हैं, रहना भी चाहिए, सरकार रखती है उनको महत्वपूर्ण, उनकी वैसे हिम्मत नहीं पड़ती है करने की। तो मैं मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, और शायद ये पहली बार हो रहा है। मैं भी इतने सालों से देख रहा हूँ, ये शायद पहली बार हो रहा है, ऑलमोस्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट है। हालांकि जो एजेंसीज़ हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, एक्साइज है, और जो भी हैं, उनके बारे में ज़रूर जनता में शिकायतें सुनने को मिलती हैं, और लोग दबी ज़ुबान से कहते हैं कि पहले जो काम मान लो 10 रुपये में होता था, 50 रुपये में होता है। हालांकि सरकार ने उसको फेसलेस कर दिया है, इनकम टैक्स को भी। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ह्यूमन फैक्टर को तो आप है ना 90% तक इरेडिकेट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं। और ये फीडबैक मैं नहीं कह रहा, ये फीडबैक पार्टी के लोग ही सीनियर लीडरशिप तक दिल्ली में पहुंचाते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि क्या किया जाए, फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़े छोटे लेवल पर छोड़ के, और ख़ास करके जो टैक्स से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं उनको छोड़ करके, बाकी गवर्नमेंट इज़ ऑलमोस्ट करप्शन फ्री। और वर्किंग स्टाइल की बात है कि जो हायर ब्यूरोक्रेसी है दिल्ली में, हैं वो सब टोज पे रहते हैं, और मन में कभी कभी सोचते हैं कि यार गलती होगी जो यहाँ डेपुटेशन पे आ गए हम, इस पे जो आना नहीं चाहिए था, स्टेट में ही ठीक थे, मस्ती में थे वहाँ पे। यहाँ क्या सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तो काम करना ही पड़ता है, ये तो आम ब्यूरोक्रेट की स्थिति है जो है। और बाकी जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और पीके मिश्रा की बात तो मैं नहीं करता, वो तो 20 घंटे काम करते होंगे पीएम के साथ, हिरेन जोशी 20 घंटे काम करते होंगे, मतलब इनकी 2 4 5 और होंगे वहाँ पीएमओ में लोग करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ भी है ना, कोई नॉर्मल ब्यूरोक्रेट भी 12 घंटे से कम काम नहीं कर पा रहा, जो उनके उसमें रहा नहीं है। और फिर क्या है कि मॉनिटरिंग किसको अच्छी लगती है, दैट वे तो थोड़ा सा वो महसूस करते हैं, लेकिन सेफ़ हैं एक तरह से। उनको ये पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेट के काम में नहीं है, वो इससे भी खुश है कि मंत्री उसे गलत काम के लिए नहीं कह रहा, उसके हाथ सेफ है, फाइल पे कुछ गलत नहीं हो रहा। तो वर्किंग कल्चर में बहुत चेंज आया है, एंड द गवर्नमेंट हैज़ गॉन ऑलमोस्ट करप्शन फ्री। सर, अब इस सब के बीच में मोदी सरकार के जीएसटी चमत्कार जो उनके द्वारा किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? जीएसटी वास्तव में चमत्कार है, बहुत मुश्किल काम था। आज 20 साल से एफर्ट कर रही थी सारे सरकारें, कितना एफर्ट किया कांग्रेस टाइम में भी, सब ने किया, कितनी मीटिंगें बनी, शुरू में अरुण जेटली ने फिर किया, बहुत एफर्ट किया, नहीं बना, उसका श्रेय सरकार को मिलना था, तो काम हुआ वो। और जीएसटी क्या है कि रेवेन्यू का एक ऐसा सोर्स बन गया है, और उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों को भी जाता है। अभी अप्रैल में देखिए आप, ये मैंने शायद देखा 187 या 187 एक मतलब 1.87 करोड़ लाख करोड़ जो है 1.87 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। जो जब लागू किया था तो घबराहट थी मन में कि लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मशीनरी सपोर्ट करेगी कि नहीं। सक्सेस एंड नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, सो जीएसटी इज ए सुपर सक्सेस ऑफ दिस गवर्नमेंट। मोदी सरकार के इस पूरे कार्यकाल में देश कैसे बदला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की अगर बात करें तो उसमें क्या एवोल्यूशन आप देखते हैं? सब कुछ ही बदल गया। मुझे जवाब देते तो लगता है कि मैं किस बात पे क्रिटिकल हूँ, कोई चांस ही नहीं इन ए वे जो है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त बदला है, कल मुझे किसी ने कहा भी बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो है ना टॉप बदल गया है। मैंने कहा मैं सहमत हूँ इस बात से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले तो अपनी सड़क दिखती है अपने को। सड़क में एक, सड़क के एरिया में एक अवतार हैं नितिन गडकरी,
उनकी सड़क से शादी हो चुकी है एक तरह से, कहते हैं लोग, और पिछले जन्म में वो सड़क का ही काम करते होंगे, सड़क और वो जुड़वा थे, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में। तो बम्बई पूना सड़क जिस पे आज भी लोग गर्व करते हैं कि यार ये सड़क इतनी अच्छी, जाते आते हैं, उन्होंने बनाई थी ये। और वो क्या है कि यूँ मतलब क्या है कि आप कह सकते हो बातचीत में फक्कड़ किस्म के आदमी हैं, सिर्फ वो तो उनका व्यक्तिगत है, चरित्र है जो आरएसएस के सब हैं। इस सरकार से ज़्यादा तालमेल नहीं बैठता। सरकार का मतलब है कि हायर अप से थोड़ा उनका डिफरेंसेस रहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फिर कोई छाप देता है, फिर वो कहते हैं यार ऐसा नहीं था वैसा था, मतलब एक थोड़ा सा वो मुख्य धारा से थोड़ा सा डाइल्यूटेड क्या कहना, थोड़ा सा डिफरेंट वो रहते हैं। वो तो एक अलग पॉलिटिकल पहलू है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात है 100% नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं, इसलिए वो भी बर्दाश्त करते हैं कई चीज़ों को। कभी कभी जो लोग उन्हें कहते हैं जाके आज ये कहा कल ये कहा, वो कहते हैं ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ द डे नरेंद्र मोदी की एक बात समझ में आई हुई अमित शाह को, डिलीवरी काउंट्स, और डिलीवरी में अद्भुत है नितिन गडकरी, उसने क्या से क्या कर दिया आप देखिए। 99% ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बन गई। खैर मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, उससे बात का मूल जो है वो खो जाएगा उसके अंदर जो है। लेकिन आज पूरे देश में आप देख लीजिए, अमेरिका में कहा था राष्ट्रपति ने कि कोई देश विकसित है विकासशील, इसका डिफरेंस सड़कें होती हैं, सड़कों से पता लगता है। सड़कों में अमेरिका जैसी सड़कें बन रही हैं। अभी एक सड़क बनी है राजस्थान के अंदर, दौसा से लेकर के दिल्ली, 3 घंटे लगते हैं, शायद 3.5 घंटे। अभी अदिति गई थी, बता रही थी 3-3.5 घंटे लगे वहाँ पे। उस सड़क की इतनी वाहवाही हो रही है, तो मुझे उससे लगा कि अरे नरेंद्र मोदी सड़कों से ही चुनाव जीत सकते हैं खाली, जो है उनके समझ में बात आई हुई है। तो जहाँ भी बड़ी सड़क का उद्घाटन होता है प्राइम मिनिस्टर खुद जाते हैं वहाँ पे। तो कनेक्टिविटी रोड्स की इतनी ज़बरदस्त हो गई कंट्री के अंदर, 1, और 2 जो दुर्लभ एरियाज थे आपके, जैसे आप देहरादून जाते हैं, मसूरी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो 8-12 घंटे परेशान हो रहे हो आप मेरठ से, रास्ते में लटकते हुए जा रहे हो कहीं से कहीं जाए, सब आसान हो गया। आप 3-3, 4-4 घंटे में जाइए यहाँ से। बद्रीनाथ केदारनाथ इतनी सड़कें बन गई। मैं पिछली बार जब गया तो 200 फीट की सड़क बन रही है, ये क्या हो रहा भाई, सड़क बन रही है वहाँ पे। मैं वहाँ गया, वो शिरडी मंदिर नासिक के आगे जो है, वहाँ सड़क बन रही 200 फीट की। तो ये चमत्कार सड़कों का देश में हुआ है। प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़क बन रही है। नरेंद्र मोदी ने खुश होकर गडकरी का बजट बढ़ा के 500 गुना 500 टाइम्स, वही मतलब वो कर दिया उसका। तो सड़कों में चमत्कार है। अब आप रेल पे आ जाइए, रेल में वंदे भारत 400 गाड़ियाँ बनेंगी। आप बताइए, भारत में 19वीं गाड़ी का आज उद्घाटन था, सुबह हुआ जो नॉर्थ ईस्ट में जा कर के जो है। और मेट्रो देख लीजिए, पहले शायद 5 मेट्रो थी, अब 20 हो गई हैं। तो कोई हिसाब ही नहीं सड़कों का, और सड़कें चुनाव जिताएंगी एक तरह से। फिर दूसरा आप आ जाइए, एयरपोर्ट्स की बात हम करते हैं, तो आई थिंक कितने थे, 47 या कुछ ऐसे थे, अब 148 हैं। 72 थे, 74 थे, और अब 148 हो गए, दुगने हो गए एयरपोर्ट्स। आप देखिए 7 नए एयरपोर्ट बन गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। और फिर इसके अलावा क्या है, बिजली सड़क पानी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो देर इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन इन द कंट्री ड्यूरिंग दिस 9 years ऑफ नरेंद्र मोदी रूल। सर इसी तरह इंडियन इकॉनमी में जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं उसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी को जाता है। इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? और साथ साथ में क्या ये सच है कि महंगाई के शोर के बीच मोदी सरकार मुद्रास्फीति की दर को रोकने में कामयाब साबित हुई है? मैंने कहा ना, इस सरकार की धुरी नरेंद्र मोदी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, जितने आर्थिक मंत्रालय, चाहे सीतारामन हो, चाहे गडकरी हो, चाहे वैष्णव हों, सब कोई उसी आभा मंडल में, उसी रोड मैप पे काम करते हैं सारे जो है। मोटे तौर पे आप ये मान लीजिए, बहुत मोटे तौर पे, कि 2014 की बात हो रही है, इसमें 10वां राष्ट्र था भारत संसार में। अर्थव्यवस्था हमारी जो है 10वीं थी, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है केवल थोड़े से समय में। आपने देखा ना, ये हो गया। जीडीपी के अंदर जो है वही स्थान था पहले, आप 9 नंबर पे थे, आज आप 5 नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम अगर देखेंगे आप, तो आप पीछे हैं, उसमें भी ठीक धीरे धीरे हो जाएगा दैट वे जो है, और सब पैरामीटर्स हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का आज जो परिवर्तन हुआ है, जो रिवोल्यूशन हुआ है, जो फेस बदला है, उसका सारा जो फेस लिफ्ट हुआ है, वो नरेंद्र मोदी। सर, कोरोना काल में रोकी गई 2021 की जनगणना वो कब शुरू होगी? दूसरा, आर्थिक व्यवस्था पर इस विलंब का क्या असर पड़ रहा है? देखिए, जनगणना तो होनी चाहिए, कोरोना काल रुक गई उसमें, ठीक है। जनगणना तो बेस है आपका, आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते उसके बिना। आप देखिए, जनगणना होगी तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी सड़कें चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितने एयरपोर्ट चाहिए, वो सब लगेगा। इट्स ए बेसिक रिक्वायरमेंट। अब आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस थिंग कि दिस हैज़ बीन अनयूजुअल डिले, और जल्दी जनगणना काम शुरू होना चाहिए।
ठीक है। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आज देश में सोने के भंडारों की क्या स्थिति है? सोने के भंडार, सही सवाल है आपका कि सोने की चिड़िया कहा जाता था देश को। आज भी किसी मंत्री ने सुबह इस फ्रेज को यूज़ किया कि भारत सोने की चिड़िया जो है। विदेशी लोग लूट के ले गए, आज भी 431 टन सोना बाहर है, लेकिन हमारे भंडार में आज 800 अर्थात 792 टन सोना आज भी मौजूद है, विच इज़ ए रिकॉर्ड इन द इंडियन हिस्ट्री। किसी भी सरकार के पास देश में, किसी भी जो गवर्नमेंट्स रही अलग अलग, इतना सोना कभी नहीं था। तो वी आर वेरी रिच इन द गोल्ड, और गोल्ड में चूँकि रिच है तो हमारा रुतबा बनता है। ये लगता है हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, विदेशों से ऋण लेने में, अपनी रेटिंग को बढ़ाने में, सब में सहायता मिलती है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल एज फार एज गोल्ड रिजर्व्स आर कंसर्न। सर, मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में विशेषित कोविड के बाद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उससे जो है, क्योंकि अब लोगों में क्या आ गया कि रिवेंज टूरिज्म का सेंस आ गया है। तो मैंने पिछली बार कहा था, सारे स्थान बुक हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म हो चाहे इंटरनेशनल टूरिज्म हो। पिछले साल 2.5 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनल यात्राएं करी, आप आइडिया लगाइए। और इंडियन टूरिज्म में 17 करोड़ लोगों ने जो है यात्राएं करी विद इन कंट्री। आप सैटरडे संडे को घर से निकलने की परंपरा हो गई है कि जाएंगे। उत्तराखंड मोस्ट सॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन है, कहीं कमरे नहीं मिलते, कहीं होटल नहीं मिलते, कहीं गाड़ियाँ नहीं मिलती। तो फैक्ट है, कोरोना के बाद में लोगों की दबी हुई जो इच्छा थी बाहर आई है। और चूँकि सरकार के इंतज़ाम अच्छे हैं, रेल और सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सड़कों का, तो लोग जा रहे हैं। तो फैक्ट है कि टूरिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सर, भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है उसे आप कैसे देखते हैं, विशेषित कोविड के डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं उसके संदर्भ में? आप ठीक कह रहे हैं, डिजिटल तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और मैंने आपसे कहा ना कि वो कहते हैं ना कि क्या क्या भूलूं, क्या क्या, एक आती है ऐसी कविता आती है, क्या क्या भूलूं क्या क्या याद करूं। ठीक, तो मुझे समझ नहीं आती है मैं किस किस की प्रशंसा करूं और किसकी प्रशंसा ज़्यादा करूं, किसकी प्रशंसा कम करूं। अब डिजिटल रिवोल्यूशन एक ज़बरदस्त रिवोल्यूशन है नरेंद्र मोदी के टाइम का जो है। आपको मैं 2-1 घटनाएँ बताता हूँ इससे, जो डिजिटल वाले से, जो है कि वही मैंने जो राजीव महर्षि की बात की थी आपसे, सीनियर ब्यूरोक्रेट की। उन्होंने बताया मुझे कि जयपुर में सुबह वो साइकिल करते हैं 10-20 किलोमीटर जाते आते हैं, तो रास्ते में कोई डेयरी वेरी पड़ती है, आदमी बैठता है वहाँ, तो उससे उन्होंने जो है 2 कप चाय पी 25 रुपये में, और एक छाछ पी 13 रुपये में, 38 रुपये। उन्होंने 100 का नोट दिया उस आदमी को, दुकान वाले को, तो उसने यानी अपने पास रखिए। और डिजिटल से उसने पेमेंट स्वीकार किया, पेटीएम UPI से। इमेजिन, जयपुर में बैठा हुआ एक छोटा सा दुकानदार, सड़क पे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है वो डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर रहा है 25 रुपये का, 38 रुपये का। इमेजिन, संसार के किसी देश में नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी के देश में हो रहा है एक तरह से। दूसरा डिजिटल का आप देखिए, विदेश मंत्री हैं जयशंकर, मैंने सुना विदेश गए, उनका लड़का शायद वहाँ पे है, उससे मिलने गए होंगे, तो कहीं पेमेंट करना होगा होटल में, कोई इस तरह के जो है। अब वो कल्चर तो रही नहीं, गाई सब सर जा रहा है तो कोई फ़ोन कर दे कि भी होटल वाला आ रहा है, रिसीव करने आ रहा है। वो कल्चर नरेंद्र मोदी सरकार में ख़त्म है। और वैसे भी जयशंकर तो एक डिफरेंट ब्रीड है जो है। तो एनी हाउ, तो गए वहाँ पे, तो पेमेंट करने की बात आई वहाँ पे जो है, तो लड़के ने जो है उसने डिजिटल किया और डिजिटल पेमेंट हो गया वहाँ पे जो है। तो हैरान हुए वो कि सब इतना चल रहा है यहाँ पे जो है। तो उन्होंने कहा हाँ चल रहा है। तो डिजिटल पेमेंट की तो मतलब एक अलग ही स्थिति है। और फिर आप उसकी बात कर रहे थे कोरोना वाले की। कोरोना वाले को आप ये देखिए, कोरोना में क्या हो रहा है कि सारे डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हो गए। संसार का पहला देश है, अमेरिका में भी नहीं हुए। अमेरिका से एक बड़ा अफसर आया था यहाँ इंडिया में, किसी होटल में कहीं गया वहाँ पे, तो उसने वो कागज़ का सर्टिफिकेट निकाल के दिखाया उनको। तो जिस इंडियन जो साथ था, ऑफिसर साथ उसके, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल है ना यहाँ। तो उनका हमारे यहाँ डिजिटल नहीं है। इमेजिन करिए, अमेरिका जैसे देश में कोविड सर्टिफिकेट का वो अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ और इंडिया में हो गया, आप जिसको कहते हैं। तो गज़ब है ये। और तीसरी आप देख लीजिए, अगर आप उसकी बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो 1000 करोड़ रुपए के डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हर साल हो रहे हैं इंडिया में। तो टोटल इवोल्यूशन है, ग्रेट सक्सेस। सर, क्या ये सच है कि पिछले 9 सालों में देश के जो काले धन थे उसकी पैरेलल इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक नंबर में अब कन्वर्ट होती नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स, बाज़ार में आप जाइए, किसी से कहिए कि मेरे को उधार लेना है, कैश दे दीजिए, वो कहेगा नहीं भी कैश तो नहीं सर, चेक से दे सकता हूँ। तो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान इंडियन अर्थव्यवस्था में रहा है कि सचमुच काला धन ऑलमोस्ट बाहर आ रहा है।
अब बाज़ार में न आपको एंट्री मिलेगी, न आपको कैश का कोई ट्रांजेक्शन कोई आदमी करना चाहेगा। तो ये लोगों में फियर पैदा कर देना कि कैश इज़ ए क्राइम, उसमें सरकार सफल रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये इस बात की, एंड विच विल हैव लॉन्ग टाइम रेपरकेशंस, लॉन्ग टाइम इम्प्लीकेशंस विच विल सूट द गवर्नमेंट। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का जो मास्टर स्ट्रोक चला था, क्या निकला उसका परिणाम? परिणाम ठीक है, एक उनके मन का भाव था और कुछ ऐसा करना चाहते थे कि मैं इसको रोकूं, तो उन्होंने किया। उसको पूरे देश में खलबली मची, उसका विरोध भी हुआ, प्रशंसा भी हुई। एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि भाई ये माना गया था कि 15.4 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी है। एक रफ एस्टिमेट था। अब इनका आइडिया तो हो नहीं सकता कि मेरे घर में कितने पैसे हैं, आपके घर में कितने पैसे हैं, नहीं आइडिया लग सकता, एक रफ होता है। फिर पता लगा कि 14.3 आ गए, मतलब भी 90%, 98% पैसा वापस आ गया। तो ऐसा लगा कि ठीक है भाई, हमने एक मैसेज देना था ब्लैक मनी को। और दूसरा ये तो हुआ कम से कम कि जिन लोगों के पास में 500 रुपये के नोट, 1000 रुपये के नोट ऐसे पड़े हुए थे, खास करके जो टेररिस्ट थे या ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे, कश्मीर की बात हो और बात हो, जहाँ पैसा रखा हुआ था वो सारा पैसा नल एंड वॉइड हो गया इस तरह से। तो उसका ये तो कम से कम पक्का हुआ है कि जिस पैसे को लोग पॉलिटिकल कारणों से लोग यूज़ करना चाहते थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करना चाहते थे, वो झटका लगा उस तरह से, एक तरह से। तो हम कह सकते हैं आज के बाय एंड लार्ज इट वाज ए गुड एक्सपेरिमेंट विच हैज़ टॉट अस सो मेनी लेसन्स। और ख़ास करके ये तय हो गया है कि उस समय का जितने भी अरबों रुपया पड़ा हुआ था वो तो वेस्ट हो गया, उसको तो वो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट में या दूसरे कामों में जो है। सर, 2000 के रुपए के नोटों को इस वर्ष के सितंबर तक जमा करवाने का जो निर्णय लिया गया है, उसके क्या वजह रहे होंगे? नहीं, देखिए, हर नोट की एक उम्र होती है। जो छोटे नोट होते हैं उनकी 18 महीने या कुछ ऐसी उम्र होती है। बड़ा नोट है 500 1000 का, तो उसकी 5 साल उम्र होती है। इसकी उम्र हो गई। एक तो भाव था कि काय को चल रहे हैं, फिर दूसरा कि अभी मार्केट में मैंने पढ़ा कि 3.86 लाख करोड़, मतलब 3,86,00,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट में हैं। और नेचुरली आपके मेरे पास तो है नहीं। जब बात चली तो लोगों ने कहा भी 2 नोट है दे दो, हमने कहा हमारे पास तो एक भी नहीं है नोट जो है। तो क्या हुआ कि अब फिर किसके पास है? तो मतलब कि समृद्ध लोगों के पास में या रिच लोग हैं उनके पास आज भी पैसे पड़े हुए हैं। तो एक तो उसको, जैसे मैंने कहा ना, उस पैसे को इनवैलिड हो गए थे नोट, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ था लोगों के पास में, ये पैसा भी अब इसके लिए कह दिया है भाई हम ये लीगल टेंडर रहेगा। और अच्छा काम इस बार ये हुआ है इसमें कि समय अवधि दी है, रातों रात अचानक नहीं किया। 30 सितंबर बहुत टाइम है, आप चेंज करवा लीजिए, जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड और वो अपना दीजिए, पैसे ले लीजिए लोग। लेकिन लोग अब डर आ गया लोगों मन में 2000 का नोट रखने में। तो लोग कहते हैं यार कहाँ आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, दलाल को दे दो। तो दलाल अभी भी एक्टिव हैं, वो 2-4% लेके उनको चेंज करा रहे हैं। पर अल्टीमेट क्या होगा, 2000 का नोट करेंसी से बाहर हो जाएगा। और किन के पास है? ये ज़्यादातर उन लोगों के पास है जो 2 नंबर के धंधे में है, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, एक अच्छा प्रयोग है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद हमारे देश में पहली बार नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ग्राफ गिरा है? आपको क्या लगता है कि आखिर कर्नाटक के चुनाव में हार के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। अब नरेंद्र मोदी अकेले तो जिम्मेदार थे नहीं उस चुनाव के लिए। उन्होंने तो 40 से जाके उसको 66, 64, 65 पे लाए। वहाँ जो है बेंगलोर में इतना ज़बरदस्त प्रचार हुआ, जो है वहाँ पे 15 सीटें आ गई वहाँ पे। तो लेकिन ठीक है, सफलता का जो श्रेय और अश्रेय है वो अब नेता को देते हैं। तो कुछ लोगों ने दबी ज़बान में कहा कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि वो तो टेम्परेरी फेज था एक तरह से। आज आप देख लीजिए, संसद का उद्घाटन हुआ है, कितना ज़बरदस्त, नरेंद्र मोदी इज़ बैक अगेन। और फिर कर्नाटक का जो चुनाव है ना, वो किसी व्यक्ति उससे नहीं हारा, वो जो लोकल वहाँ का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर था वो एक मेन कारण था। एक अभियान चल गया था पे परसेंट कमीशन करके सीएम का जो है, प्लस येदियुरप्पा का रोल कुछ परफेक्ट उस तरह से नहीं हो पाया, प्लस क्या कुछ दूसरे कारण हो गए वहाँ पे। तो ये नहीं कहा जा सकता उनका ग्राफ गिरा है। हाँ, लेकिन एक अच्छा नहीं लगा बीजेपी वालों को, लोगों को, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि नरेंद्र मोदी के, लेकिन मुझे पता था पहले से अकेले नरेंद्र मोदी क्या क्या करेंगे, अपन इस बात को ऐसे लेके चलते हैं अगर जो है। तो एक झटका लगा सब लोगों को जो है, लेकिन वो वापस रिकवर हो गया। कल संसद का जो हुआ है फंक्शन आप देखना, और वहाँ पे भी जो क्या 2024 का चुनाव होगा तो आप देखिएगा उसको जो है। और कारण हार के थे तो मेन कारण ये थे कि सरकार के खिलाफ शिकायतें, सरकार की पुअर परफॉर्मेंस, ये मेन कारण थे वहाँ पे। सर, सिद्धार्थ मैया और शिव कुमार की आपसी खींचतान के चलते क्या 5 साल पूरी कर पाएगी कर्नाटक सरकार? और क्या जनता फिर से 2024 में लौटेगी भाजपा की ओर?
देखिए 2024 में जनता लौट ही सकती है। वो तो मैंने आपसे कहा ना, आजकल राज्यों का वोट अलग पड़ता है, दिल्ली का वोट अलग पड़ता है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को पड़ता है वोट, दिल्ली का वोट, पार्लियामेंट का वोट। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उसमें जो फिर 25 सीटें थी इनके पास, तो उसके आसपास से फिर ला सकते हैं। और उधर से सिद्धारमैया कह रहे हैं कि मैं 20 सीट जीत के लाऊंगा। मुझे डाउट है इसके अंदर। आपका पहला सवाल है विच मोर इम्पॉर्टेंट कि क्या 5 साल सरकार चल पाएगी कि नहीं। भाई मुश्किल होता है। एक तो कर्नाटक में 5 साल को सरकार चली नहीं, कोई न कोई ऐसा उसमें कंट्राडिक्शन, विसंगति पैदा हो जाती है जिसके कारण से दिक्कत आती है। और दूसरी बात क्या है कि अभी झगड़े तो हैं, 2 ग्रुप तो हैं। ऐसा अंडरस्टैंडिंग बना है कि 2.5 साल आप करेंगे, 2.5 साल आप करेंगे, लेकिन होता नहीं। कुर्सी बैठने के बाद उनको आदमी छोड़ता नहीं है। छत्तीसगढ़ में नहीं छोड़ा चीफ मिनिस्टर ने, राहुल गांधी कहने पर भी फेल हो गया। तो राहुल गांधी तो सेम है, सेम आला कमान है, सेम लोग हैं। मतलब कोई श्योर नहीं है कि 2.5 साल बाद में फिर वो कहने के DK कि तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, उसको श्योर नहीं अपने आप के अंदर। फिर क्या है कि 33 मंत्री बना दिए। मंत्रियों को बनने में हर जगह झगड़ा होता है, विभागों का झगड़ा होता है, वो वहाँ भी है। तो अब क्या है कि जब मंत्री बन गए, विभाग बंट जाएंगे, इसके बाद में 3 महीने बाद में क्या फिर नोट वॉइस ऑफ डिसेंट चलेगी। ये कभी कुछ भी हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं कि 5 साल चले, लेकिन मैं ऐसा बिलीव करता हूँ अगर 5 साल चली तो इट विल बी ए मिरेकल जिसे कहते हैं। अब विभागों की स्थिति देखिए। कल मुझे किसी ने कहा कि वहाँ एक मिस्टर रेड्डी हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे पहले, वहाँ पे जो है उनको ट्रांसपोर्ट दे रहे थे। उनका मैं तो नहीं लूँगा ट्रांसपोर्ट, मैं थक गया, इसे 4 साल पहले कर लिया मैंने। तो माने नहीं वो जिसे कहते हैं, माने नहीं। तो शिव कुमार गए उनके घर पे अपने भाई को लेके, साथ में MP हैं जो वहाँ पे, उनको मनाया और फिर मुश्किल से माने वो कि चलो ठीक है भाई, मैं अभी तो ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरा देखिए परमेश्वरन हैं वहाँ पे, आप जानते हैं अमित जी जो है, वो डिप्टी CM भी रह चुके हैं। तो उनको होम ऑफ़र हुआ, पहले होम शायद था उनके पास में। उनका मैं तो होम नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा। फिर मना के मुश्किल से उनको मनाया गया। तो ये कब तक चलेगा? एक कंट्राडिक्शन का मैनेजमेंट है ना, यू कांट मैनेज कंट्राडिक्शन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, फॉर अनसर्टेन टाइम्स, इंडेफिनिट टाइम्स जो है ये। तो भाई इस पर तो 50-50 है कि 5 साल चलेगी कि नहीं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि 30 मई को नरेंद्र मोदी सरकार के जो 9 साल के कार्यकाल पूरे होंगे और जिस तरह सरकार ने इसका जनसंपर्क अभियान का एक बड़ा व्यापक अभियान रखा है, उस अभियान के आगे जो कर्नाटक की जीत है कांग्रेस की, वो धुल जाएगी कहीं, वो फीकी पड़ जाएगी? वो धुल चुकी है, उससे धुल चुकी है। इतना ज़बरदस्त अभियान चल रहा है, सारे मंत्री गए हुए हैं। संसद का जो एक फंक्शन हुआ है, इट वाज ए सुनामी ऑन ऑल एंटी मोदी और एंटी BJP कैंपेन मूवमेंट्स और गॉसिप्स, दैट्स ऑल। सर, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों द्वारा रेवड़ियाँ बांटे जाने के कारण हिंदू मुस्लिम कार्ड की धार कम हो गई है? होता है थोड़ा बहुत। जब ये विकल्प मिलता है लोगों को, ठीक है फ्री में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो फिर हिंदू कार्ड चलें कि नहीं चलें, मंदिर कार्ड चलें कि नहीं चलें, तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा। एटलीस्ट अभी तो ये दिखाई देता है, एटलीस्ट इन स्टेट इलेक्शंस तो ये दिखाई देता है। सर, इस वर्ष के अंत हिंदी बेल्ट में क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखेगी कर्नाटक की छाया? भाई छाया इस तरह की दिख सकती है। देखिए जो पहले भी एक सवाल आया था, एक तो मनोबल बढ़ता है विपक्षी का, कांग्रेस का, सामने वाले का मनोबल गिरता है थोड़ा। और फिर दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि कैसे चुनाव प्रचार होगा, क्या होगा। छाया तो रहेगी, लेकिन वही बात है कि छाया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है पॉलिटिकल इक्वेशंस उसमें क्या बनती हैं। हिंदू वोट कैसे है, मुस्लिम वोट कैसे है, कौन कौन से जैसे कहते हैं हम डिवाइड एंड रूल, वो फोर्सेस काम कर पाती हैं कि नहीं। छाया रहेगी, लेकिन कोई बहुत डिसाइसिव छाया रहे ऐसा मुझे नहीं लगता। हर स्टेट के अपने मुद्दे हैं, अपने इश्यूज़ हैं, उसी के हिसाब से पोल होगा। सर, क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात पैटर्न पर ही मध्य प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावनाएं आपको दिख रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चर्चा थी पहले सिंधिया जाएंगे वहाँ, फिर चर्चा थी उनके दूसरे जो हैं वो जाएंगे, तोमर वहाँ जाएंगे, फिर चर्चा चली अभी किसी कोई पटेल हैं कि क्या नाम आया था, कोई RSS के क्या नाम था, प्रहलाद पटेल की। तो खैर वो PC चीफ बनने, वहाँ का जो BJP चीफ बनने की बात है। इस CM के लिए भी कोई एक नाम चला था, मुझे लगता नहीं है। मैं एक घटना से इसको देखता हूँ। अभी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का 2 बार एक्सटेंशन किया है सरकार ने। अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं रखना था तो ये नहीं होता। तो बाय एंड लार्ज मैं तो इसी मतलब कहना चाहिए, इसी उसको व्यू को मानता हूँ एक तरह से। मेरा परसेप्शन ये है कि कोई चेंज नहीं होगा। और शिवराज सिंह क्या है, ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, एंड द टाइम इज़ टू लिटिल। और कोई उनका ऐसा विरोध नहीं है वहाँ पे, सिवाय 4 लोग जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन आप ऐसा मानिए। तो आई डोंट फोरसी एनी चेंज इन मध्य प्रदेश। आज 10वें वर्ष में प्रवेश करते समय क्या क्या चुनौतियां हैं मोदी के सामने?
देखिए, मोदी के सामने चुनौतियां होती हैं, पर मोदी एक बात कह चुके हैं कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरी चुनौती है। व्हाट ए मॉरल करेज जो है ये। तो चुनौतियां हैं, कहने को 5-7 चुनौतियां हम गिन देंगे आपको, लेकिन कोई इसका ज़्यादा अर्थ है नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, वो एक छत्र हैं। जी। नेक्स्ट। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने पहला पॉलिटिकल चैलेंज इस वर्ष के अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, अब ये तो होता ही है, प्राइम मिनिस्टर हैं, चेहरा है बीजेपी का, सब कुछ है, ऑल इन वन है, तो अपेक्षा तो करते हैं लोग उनसे कि फिर हम जीत के लाएंगे। तो उनके सामने चैलेंज तो है, उस तरह देखा जाए तो सारे। और चॉइस का तो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो तो 29 तक आपको उसकी ज़्यादा फिक्र मत करिए, चॉइस की 29 की जो है। अब ये राज्यों की बात है तो उनका कंसर्न हो सकता है, चैलेंज तो क्या है, उनका कंसर्न है एज ए लीडर ऑफ द पार्टी जो है, एज ए सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी कंसर्न है उनका, तो वक्त बताएगा उसके हिसाब से। आज की स्थिति में कोई ऐसा कोई उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। दे आर कॉन्फिडेंट कि दे विल विन। कर्नाटक चुनाव में संदर्भ में रेवड़ियां बांटने और मुसलमान एकता का जो समीकरण बना, उस मैं समझ चुनौती गया का आप जो कहना चाहते हैं। इसके अंदर ये कर्नाटक की हार के कारण जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हार का कारण केवल लोकल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं था, ठीक है, या नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है उसमें कटौती नहीं थी। असली हार का कारण जो एक्चुअल था, जो ग्राउंड पे दिखता है, वो था फ्री रेवड़ियाँ जिसको आप कहते हैं, फ्री प्लस पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स का ध्रुवीकरण, बस इसका कोई इलाज नहीं है। और ये एक गंभीर सिग्नल है जो बीजेपी को मिला है कर्नाटक से कि आगे क्या होगा राज्यों के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये इक्वेशन फिर से बन जाए और मुस्लिम वोट को हम डिवाइड नहीं कर पाएँ। और ये स्थिति 2024 में बन सकती है। 24 में बनने का मतलब ये होगा कि आज जो आप कह रहे हैं हम 303 से आज ज़्यादा सीट लेके आएंगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर एक कम्बिनेशन बना तो बेसिक इस पर डिपेंड करेगा मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन कर्नाटक की तरह आने वाले चुनाव में हो पाता है या नहीं। अगर होता है तो इट्स ए सीरियस कंसर्न फॉर बीजेपी। मेरा आपसे अगला यह प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक और बड़ा चैलेंज विपक्षी एकता को रखना और ख़ास तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव भी को रखना। वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जो है। ये तो ऑफ कोर्स चैलेंज जैसी बात है, थोड़ा सा चैलेंज इन ए वे 50% चैलेंज कि विपक्षी एकता थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रही है हल्का फुल्का। कर्नाटक के बाद, राहुल की यात्रा के बाद थोड़ा सा ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग जुटेंगे, लेकिन उनको परिणाम मालूम है नरेंद्र मोदी अमित शाह को इसका कि जुटेंगे, लेकिन किसी एक फैसले पे नहीं पहुंच पाएंगे कि हु विल बी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ मोदी। किसी एक नाम पर सहमति नहीं हो सकती, और जब तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं हो सकती कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी निश्चिंत है, निश्चिंत रहेगी। और दूसरा कारण क्या है, इन फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए, अपोजिशन फोर्सेस को यूनाइट करने के लिए कोई जेपी नहीं है आज, कोई जयप्रकाश नहीं है सामने आज, ठीक है। राहुल इज़ हार्डली ए चॉइस दैट, उसी में कंसेंसस नहीं है जो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कंसर्न है विपक्षी एकता का मोदी शाह को, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम जानते हैं वो कि एक व्यक्ति का चयन सबकी तरफ से, वो एक सपना है, एक कल्पना है, वो कभी नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो दे आर रेस्ट फ्री। जी सर, क्योंकि हम वैश्विक पटल की बात करते हैं तो एक ग्लोबल लीडर बन जाने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या मोदी के पास इस चाइना फैक्टर का कोई स्थायी हल है, आपको लगता है? चाइना ऑफ कोर्स इज़ ए पॉइंट ऑफ सीरियस कंसर्न। गोलान और त्यांग और जो 3 जगह हैं जहाँ पे जो फोर्सेस 73 डेज तक आमने सामने खड़ी रही, कभी फायर हो सकता था। थोड़ा बहुत फायर हुआ तो इंडियंस घुस गए वहाँ पे, उनके 38 सैनिक उन्होंने मारे वहाँ पे, चाइना ने खुद ने स्वीकार किया। ये भी पहली बार हुआ कि चाइनीज़ इंडियंस आर्मी के हाथों पिटे। ऑल क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी स्ट्रैटेजी दैट वे जो है, और टेक्निकली राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर दैट वे जो है आप ये कह सकते हैं उसको जो है तो किया उन्होंने। बट स्टिल चाइना कंटिन्यूज टू बी ए सीरियस कंसर्न। अभी विदेश मंत्री भी आए थे, लेकिन कोई खास ऐसी बातचीत उनसे हुई नहीं जो है। अब ये लोग सोच रहे हैं क्या करें, कि अरुणाचल में घुसता है, कभी कहाँ घुसता है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है हमारा यहाँ पे, कि जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो बहुत गंभीर है।
$80 बिलियन का गैप है दोनों के ट्रेड के अंदर जो है, तो उससे बड़ी परेशानी है, क्योंकि रॉ मटेरियल सारा चाइना से आता है, उसको असेंबल हम यहाँ करते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई दूसरा ड्रग्स हो, कुछ और हो, उनको बनाने का काम हो। तो चाइना इज पॉइंट ऑफ कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर बट द एंटायर बीजेपी एंड RSS, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, और सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ और करेंगे किसी न किसी कुछ नहीं। लेकिन एक बात तय है कि ये भारत आज मोदी का भारत 1962 का भारत नहीं है। अगर मौका आया तो भारत पिटेगा, इसका चांस नहीं है। लड़ाई बहुत जम के होगी, जिसे कहना चाहिए नेक टू नेक होगी, और वो 1962 की स्टोरी है ना, वो रिपीट नहीं होगी। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट इस देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है अपने कार्यकाल के 10वें साल में प्रधानमंत्री इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखिए, पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है, पॉइंट ऑफ कंसर्न इसलिए, हालांकि उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं हम लोग जो हैं, लेकिन कंसर्न इसलिए कि हर साल 10 लाख नए लड़के तैयार हो जाते हैं, बेरोज़गार क्वालिफाई हो जाते हैं नौकरी पाने के लिए। इतने चांसेस कहाँ से क्रिएट हों अल्टीमेटली? इसका अंतिम हल तो जनसंख्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल। वो जब तक नहीं होगा कितना काम करेंगे? इसीलिए मोदी ने स्टार्टअप का रास्ता निकाला और प्राइवेट सेक्टर में लोगों को इनकरेज किया, सस्ता लोन दिलवाया उनको, यूथ को, कि आओ इसमें करो, स्किल डेवलपमेंट में डाला लोगों को। तो मान के चलिए कि इसका हल किसी भी सरकार के पास नहीं है। सरकार जो बेस्ट कर सकती है अपना, वो सरकार कर रही है। आखिर इन 9 वर्षों में क्यों नहीं सामान्य हो पाई मोदी सरकार जुडिशरी के आपसे हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। अब उसमें क्या है कि हर सरकार जो भी रही है जुडिशरी के साथ तो रिश्ते धूप छाँव के रहते ही आए हैं एक तरह से, आप ये मानिए। सो दिस गवर्नमेंट इज आल्सो नो एक्सेप्शन। कुछ बातों में सरकार ठीक है, कुछ बातों में जुडिशरी ठीक है, लेकिन अभी एक बड़ा कदम उठाया उन्होंने, जो लॉ मिनिस्टर थे उनको हटाया। ऐसा लगा कि शायद जुडिशरी बारे में उन्होंने कुछ इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स कर दिया, ठीक से हैंडल नहीं किया हायर जुडिशरी को। जो तालमेल होता है सरकार, एक जो फंक्शनल तालमेल होता है, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होता है सरकार उसके बीच में, वो नहीं कर पाए, तो वो चले गए। एक काफ़ी सुलझे हुए दलित लीडर हैं राजस्थान के, अर्जुन मेघवाल, उनको दिया है, तो कम से कम ऐसी मतलब कोई लूज टॉक या कोई इररेस्पॉन्सिबल टॉक से नहीं होगी, कम से कम ये तो तय है। और बाकी अब ये है कि केजरीवाल के मुद्दे पे, मेरा मतलब दिल्ली सरकार के मुद्दे पे लेके फिर एक से जुडिशरी और सरकार में थोड़ा सा खिंचाव ऑफ कोर्स है, क्योंकि सरकार का मानना ये है कि कोर्ट का फैसला बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, तो उन्होंने उसको ऑर्डिनेंस लाए हैं उसको नल एंड वॉइड करने के लिए। तो लेट्स सी, दोनों मिलके चलें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ए गैप और सम सॉर्ट ऑफ ए हाँ, इस तरह कुछ है टेंशन, क्योंकि तो हर सरकार में होता है। दैट्स ऑल। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुजरात के दंगे के पर बनाई गई BBC की एक फिल्म, एक ग्लोबल, BBC का ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए आप, जो है कि फिल्म का जो टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट था। राहुल गांधी विदेश जाके आए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी का हाथ है इसमें, विदेश जाके आए थे और ऐसे बयान भी आया था इस तरह का उनका हमें तो उस समय कि पेट्रोल बिछा हुआ है, चिंगारी की ज़रूरत है। वो सही था गलत था, लेकिन एक इस तरह का आया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं थे उसके करने के। और गुजरात के दंगों का दूसरा साइड उसने नहीं लिया, और दिल्ली के दंगे हुए थे इतने बड़े 1984 में कांग्रेस के, उसका जिक्र नहीं किया। तो लोगों को लगा कि यार ये वन वे है और ये मोदी को टारगेट कर रहे हैं। और फिर दूसरा क्या था, जो मूवी बनाने वाले थे वो माइनॉरिटीज़ जुड़े हुए थे, तो एक इम्प्रेशन बन गया इस तरह का कंट्री के अंदर कि मोदीज एंड माइनॉरिटीज़ डोंट गो वेल, एक धारणा बनी इस तरह से। हालांकि धारणा टूटती रहती है बीच बीच में, ऐसे उदाहरण आते हैं, जैसे नरशीद अली का मैंने बताया था अभी आपको ये, लेकिन इम्प्रेशन है, तो इम्प्रेशन वहाँ बनाया था जिन्होंने, वो इसी से जुड़े हुए थे, समुदाय से जो है, तो बना इस तरह का। अब देखिए, या तो आप बिजनेस करिए या पत्रकारिता करिए। अब बीजेपी से क्या बिजनेस भी कर रहा है यहाँ पे, तो सरकार ने कहा भी देखिए आप बिजनेस भी करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलिए जो है। तो अभी 10,000 करोड़ का उन पर कोई नोटिस निकल गया है ED का, जो वो चलता रहेगा कि बिजनेस जो भी करेगा वो कुछ न गड़बड़ ज़रूर करेगा। गड़बड़ मतलब कुछ ना कुछ उसके गलतियाँ, फॉल्ट्स, आप मान लीजिए इरेगुलरिटी ज़रूर होंगी उसके अंदर से। टाइमिंग उसके परफेक्ट नहीं थे और पोर टेस्ट में रहा कुल मिला के। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब फिल्में और बन रही हैं ना, कश्मीर फाइल्स आ रही हैं और अभी केरला फाइल्स आ रही हैं, केरला स्टोरी आ रही है। तो ये सब इस तरह का है, दौर चलता रहेगा। इट शुड नॉट बी गिवन आउट ऑफ टर्न इम्पोर्टेंस, दैट्स ऑल, पार्ट ऑफ लाइफ। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मोदी सरकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को अलाउ करने जा रही है? हाँ, वो फैसला शायद हो गया है, नीति आयोग ने रिकमेंड कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन नीति आयोग, आई थिंक इट विल बी डन। जी सर।
10वें साल में नरेंद्र मोदी या भाजपा के सामने कास्ट सेंसस की ये जो चुनौती है उसे प्रधानमंत्री कैसे करेंगे हैंडल? देखिए, कास्ट का तो इशू ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं भी हम धर्म को उससे रिप्लेस करना चाहते हैं, कास्ट से। धर्म का जो प्रभाव है कास्ट के पॉलिटिक्स को उठा के कमंडल को वापस रिवाइव करना चाहते हैं, खासकर बिहार वगैरह से। तो इस तरह की बात है, बीजेपी को पॉलिटिकली सूट नहीं करता। बीजेपी ब्रॉडली हिंदू पार्टी है, ब्रॉडली, और धर्म से प्रभावित तो है ही, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और लोग धर्म में आस्था रखते हैं लोग, और लोग भी इनको उसी तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। तो वो लगते हैं भी वोटर का ध्यान धर्म से हटा के कास्ट पे लाया जाए, उनका प्रयास है। सहमत नहीं है ये लोग, तो ऐसे धीरे धीरे इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। मुझे लगता नहीं कि कास्ट सेंसस को होने वाला है। यस। कुछ लोगों का यह कहना है कि इन 9 सालों में देयर इज एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन मोदीज पीएमओ। योर टेक्स ऑन दिस सर? देखिए, उसमें तो ऐसा है कि जब सारे वोट आप मोदी के नाम से लेके आते हैं, सरकार मोदी के नाम से बनती है, चुनाव मोदी के नाम से जीत के आते हैं, तो मोदी का सीएमओ तो पावरफुल होगा ही। मोदी इज़ ए पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा क्या है कि अगर मोदी का प्राइम मिनिस्टर का, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का अगर पीएमओ उसका दफ्तर पावरफुल नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा? और तो हर आदमी चाहता है मेरा कोई बॉस नहीं हो। तो मंत्रालय जहाँ का कोऑर्डिनेशन होता है, जहाँ का मॉनिटरिंग होता है पीएमओ से, तो वहाँ धारणा उन लोगों ने डेवलप की इस तरह की कि देयर इज़ ए एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन पीएमओ, जबकि ऐसा है नहीं। वहाँ पे जो है अब पीएम का जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं, पीएम की घोषणाएं हैं, उसको लागू तो पीएमओ करवाएगा ना, उसको लागू तो पीके मिश्रा ही करवाएंगे। और मीडिया में जो है हिरेन जोशी करवाएंगे, कुछ और अफसर है वो करवाएंगे उसको जो है। अब उनके किसी फैसले से आपको लगता है कि एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है, तो नहीं है। और फिर दूसरा क्या, प्रधानमंत्री इतने व्यस्त होते हैं, उनकी पावर तो वर्चुअली डेलीगेटेड रहती है सेक्रेटरीज़ को, पीएमओ को, वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, अप्रूवल से करते हैं, उनको सारा पता होता है। तो मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ कि एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पीएमओ में हो गया है। ऐसी धारणा बनी, और धारणा इसलिए बनती है इसके अंदर कि पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो पावरफुल ही रहेगा, एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी उसी के पास रहेगी, और उसी प्रोसेस में किसी को फील होता है कि मेरा मॉनिटरिंग ज़्यादा हो रहा है तो यू कांट हेल्प इट, दैट्स ऑल। 10वें वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होने वाली है वो दक्षिण में भगवा फहराना। कर्नाटक हार के बाद क्या आपको लगता है कि केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फिर ये इस्टेब्लिश हो पाएगा? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है। कर्नाटक से पहले पूरा भरोसा था इनको कि हम केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में सरकार बनाएंगे, सरकार ने मिल के बनाएंगे, अपनी प्रेजेंस हम बताएंगे वहाँ पे। तो टेम्पररी झटका लगा उसको, लेकिन आज भी उसी बात पे कायम है। मेरा आज भी मानना ये है कि केरल में जो चुनाव होंगे तो बीजेपी एक सब्सटेंशियल अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दर्ज करवाएगी। हो सकता है कोलिशन पार्टनर भी बन जाए। अभी मोदी गए थे केरला में, आपने देखा वहाँ ईसाइयों वगैरह ने कैसा उनका स्वागत किया, कैसा वेवलेंथ वहाँ पे उनका बना। तेलंगाना में भी यही स्थिति है। मोदी की क्रेज़ मैं देखता हूँ, हैदराबाद जाता हूँ, कई लोगों से बात होती है तो मोदी क्रेज़ वहाँ भी है। तो ये आफ्टर कर्नाटका, जस्ट आफ्टर कर्नाटका और जस्ट बिकॉज ऑफ कर्नाटका यू कांट राइट ऑफ मोदी इन दी सदर्न स्टेट्स, दैट्स ऑल। सर, क्या भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटका के बाद राहुल गांधी मोदी के लिए एक चुनौती है? नॉट एट ऑल। नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई नहीं है। एटलीस्ट राहुल तो बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ मोदी का इतना हार्ड वर्किंग, स्ट्रैटेजी, पॉपुलैरिटी, कमिटमेंट, नो मैच। मतलब इसको डिफाइन करना इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। राहुल गांधी मे बी ए ब्रिलियंट लीडर, may be a leader for Congress party. But as far as Modi is concerned, he is no alternative to Modi, or he is no choice to confront with Modi in elections. प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के शासन के दौरान सचमुच एक बार कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना होने लगी थी, लेकिन इस मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ आपको हाँ, देखिए, ये तो मुद्दा रहा नहीं है, क्योंकि जो हालात होते हैं उसी हिसाब से चलना पड़ता है। एक ज़माना था जब 21 राज्यों में भाजपा आ गई थी मोदी के टेन्योर में, तब ये सोचा था कि कांग्रेस लुप्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अब वो स्थिति नहीं है। वहाँ पे रिवाइव हुई हैं कांग्रेस कर्नाटक में, और चुनाव आ रहे हैं तो कहीं न कहीं 3-4 राज्यों में हो सकता है एक राज्य में सरकार बना जाए वहाँ पे। तो वो थीम तो अभी नहीं है। दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर बीजेपी टू डिस्कस द फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत।
सर, मोदी शासन में हमने देखा है कि स्टार्टअप्स में बहुत तेज़ी आई है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली पहले 300 स्टार्टअप थे मोदी आए जब, आज 90,000 स्टार्टअप्स हैं। इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयड टू टेक ए जॉब और टू अर्न बिजनेस। जो मैंने कहा ना, केवल सरकार के भरोसे, नौकरियों के भरोसे, सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं चल सकता काम। तो स्टार्टअप इज़ ए मेजर डेवलपमेंट, इज़ ए मेजर रिलीफ टू ऑल दोज अनएम्प्लॉयड पीपल। सर, प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान कहाँ तक सफल रहा, आपको क्या लगता है? वो सफल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सेंस आ गया है देश के अंदर। वो अलग बात है कि आपने 12 करोड़ शौचालय बना दिए, 2.5 लाख आपने ऐसे सेंटर क्रिएट कर दिए क्लीनिंग के, जो है ये तो आंकड़ों की बात है। पर सेंस ऑफ क्लीनिंगनेस जो है ना कंट्री में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। सेंसिटाइजेशन हो गया लोगों का। अब आप सड़क पे जाइए, पहले लोग खड़े होकर पेशाब करने लग जाते थे, अब 10 बार आदमी सोचता है वहाँ से निकलते इसमें, कोई देखते ना फिर कहता है चलो छोड़ो आगे चलते हैं वहाँ पे। बहुत मोटी बात कहता हूँ आपसे, व्यवहार की जो है। अभी मैं फ़्लाइट में आ रहा था, तो मैं फ़्लाइट में काम वाम करता हूँ, तो 20-25 अखबार थे, मैंने पढ़े और मैं नीचे फेंक दिए। वो इसलिए कि भी वो आएगा, कैबिन क्रू का अटेंडेंट आएगा, कैबिन क्रू का आदमी आएगा और ट्रैश में उठा के ले जाएगा। वो थैला से लेके आते हैं फ़्लाइट में, तो ट्रैश में आप डाल दीजिए उसको जो है। इसी ख्याल से मैंने नीचे पटक दिया उनको जो है, तो वहीं पड़े रहे। ट्रैश को आने में आधा घंटा देरी थी अभी ये। तो एक महिला मेरे पास आई, उसमें लेक्चर दिया कि भाई ऐसा है भाई साहब कि फ़्लाइट में कागज़ नीचे नहीं फेंकते हैं। मैंने कहा ट्रैश है, तो बोली तो क्या है, आपने मोदी जी को सुना नहीं क्या? तो मैंने लगा अपनी इज्जत अपने को प्यारी है, चुपचाप उठाओ इसको, उस ट्रैश का वेट किए बिना उठाओ, रखो साथ वाली सीट पे, और ट्रैश आएगा तो झोले में डाल देना। लेकिन बात यह है कि सेंस ऑफ सेंसिटाइजेशन वो कंट्री में आ गया। वो महिला मुझे कह रही है कि आपने मोदी जी का सुना नहीं क्या, ऐसे करते ना, आप ऐसे करते हैं, तो मैं चुप बैठ गया, दैट्स ऑल। तो सही है कैंपेन आपका स्वच्छ भारत, स्पीकिंग अप। जी हाँ सर, मोदी शासन में अगर ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करूँ, पहले हमने स्टार्टअप की बात की, ईज़ ऑफ बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ा है? वो अच्छा हुआ है काम। मतलब ये तो मैंने कहा ना, अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि 75 अच्छे कामों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये अच्छा काम इसलिए हुआ कि इसमें सबसे पहला काम तो ये हुआ कि करीबन 1,67,000 नई कंपनियां इसमें रजिस्टर हो गई ईज़ ऑफ बिजनेस में करने के लिए। उसे पता लगता जो है। दूसरा क्या है कि ईज़ ऑफ बिजनेस की जो आपकी कैटेगरी थी, आपका स्थान था संसार में 142 नंबर पे था, अब आप 63 पे हैं। कितनी बड़ी छलांग आपने लगाई इम्प्रूवमेंट की ओर, दैट पे आप देखिए। फिर क्या ये हो गया, फिर उन्होंने क्या किया कि 4 लॉज ऐसे थे लेबर लॉज जो हटाने थे, हटा दिए उन्होंने। फिर 150 ऐसे लॉज थे पुराने कचरा लॉज पड़े होते हैं ना ऐसे ब्रिटिश टाइम के, वो उन्होंने हटा दिए। फिर क्या है कि ये जो आपका कॉरपोरेट टैक्स है इन पे जो है, तो वो 15% से बढ़ा करके उसकी रिलीफ को 25% कर दिया नई यूनिट्स के लिए वहाँ पे जो है। तो कुल मिला क्या हुआ कि ईज़ ऑफ न्यू बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ और अब बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे आने लग गए हैं। इज़ ए गुड अचीवमेंट इन दिस सेक्टर। सर, खाद्य सुरक्षा योजना करोड़ों भारतवासियों के लिए एक सौगात की तरह रहा, आपका इस पे टेक क्या है? बिल्कुल ठीक है। 80 करोड़ लोग, कोरोना हो चाहे मत हो, कैसी स्थितियाँ हों, कम से कम 5 किलो गेहूँ तो मिल रहा है आपको। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो रेवड़ी की बात आती है उसको 10 किलो कर दिया है और इसीलिए जनता प्रभावित होकर उनको वोट भी दे रही है। लेकिन इनका सक्सेस था इनिशियली, जब कांग्रेस पिक्चर में नहीं थी, इन्होंने उस समय से 5 किलो गेहूँ देना चालू किया। अच्छा प्रयास है। 80 करोड़ लोगों की तो फूड सेफ्टी होगी ना। सर, मोदी सरकार का एक और प्रगतिशील कदम आधार कार्ड, वो कैसे देखते हैं? आधार कार्ड तो एक बेसिक है। देखिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, मुझे तो खुद आश्चर्य होता है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े वैज्ञानिक तरीके से शासन करने वाले व्यक्ति कैसे बने। तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, विदेश से पढ़ के नहीं आए थे, MBA किया नहीं था, लंदन स्कूल कौन सा है वो, हार्वर्ड क्या, वहाँ गए नहीं थे। तो इन्होंने सत्ता संभालते ही गुजरात के लास्ट डेज में और यहाँ पे कैसे ये गुरु ज्ञान को ग्रहण किया कि डिजिटाइजेशन करना होगा। तो डिजिटाइजेशन की दिशा में आधार कार्ड एक बड़ी घटना है। आप उसको वोटर लिस्ट से जोड़ सकते हैं, इनकम टैक्स से जोड़ सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें टैक्स का इवेजन नहीं हो सकता, कुछ और इवेजन, और व्यक्ति को आप पकड़ सकते हैं, क्राइम डिटेक्शन हो सकता है, उसमें आधार कार्ड जो है ना एक उपलब्धि है। तो 133 करोड़ आधार कार्ड जारी हो चुके हैं कंट्री के अंदर, आप इसे देखिए। तो इट्स ए वेरी वेरी एडवांस स्टेज एक्सपेरिमेंट ऑन नरेंद्र मोदी विच हैज़ गॉन वेरी सक्सेसफुल। जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है ये सफल रहा है? सफल रहा है।
आप देखिए कि आज 72 लाख मकान शहरों में बने हैं। जी 14 में जब आए थे तो 8 लाख बने थे टोटल, ठीक है। आज 1,55,00,000 जो है रूरल एरिया में मकान बना के सरकार दे चुकी है। अच्छा प्रयास है लोगों को घर देने का, सक्सेसफुल। सर, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का एक और जो प्रोग्राम था नमामि गंगे, स्वच्छ गंगे, उसकी प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं? वो प्रोग्रेस हुआ सा, ये एक पॉइंट है डिस्कशन का, या आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं इसमें। जी बहुत कोशिश हुई और काफ़ी कुछ काम हुआ, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मंत्री भी कुछ ऐसे रहे, कभी उमा भारती रही, कभी दूसरे रहे। नीचे सारा काम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते ना, दैट वे जो है। प्रयास अच्छा है, घोषणा अच्छी है, इसका सपोर्ट भी जनता से काफ़ी है, काफ़ी काम हुआ है। आप जाइए उत्तराखंड में, अब वो आप वहाँ जो गंगा बहती है देखिए, पहली तुलना में बहुत साफ़ है, काफ़ी साफ़ है। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था हरिद्वार में, तो मैंने देखा तो ऐसा नीले और हरे रंग का पानी ऐसा हिलोरे मार रहा था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। इट इज़ वन एरिया वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप और मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन को आप किस स्थिति में देखते हैं इस वक्त? ये एक अच्छा, घर घर नल पानी पहुंचाना एक अच्छी बात है। जी 11.5-12 करोड़ लोगों तक ये पहुंच चुका है। अब इनका टारगेट है कि 2024 आते आते या 2024 के अंत तक जो है हर घर में नल से पानी पहुंच जाए। एक मिनिस्टर हैं राजस्थान से जुड़े हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत, काफ़ी यंग और प्रधानमंत्री के करीबी हैं जो है, उनके जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो इसको लागू कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव उसके बारे में ये है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हर आदमी ओवरलोडेड है ऑर्गेनाइजेशन के काम से और उस काम से। अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत का देख लीजिए, ही इज़ बीइंग परसीव्ड एज ए शैडो चीफ मिनिस्टर और एज ए टू बी चीफ मिनिस्टर इफ बीजेपी कम्स टू पावर जो है। तो क्या है कि शैडो चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले करते करते क्या है उसमें कि वो महीने में मेरे ख्याल से 15 दिन तो 15-20 दिन राजस्थान आना पड़ता है। कोई भी फंक्शन है, सिंबॉलिक प्रेजेंस उनको देनी पड़ती है उसके अंदर। तो भाई फाइलें कब निपटाओगे, काम कब करोगे? फिर अकेला राजस्थान थोड़ी है, पूरा देश है उनके पास में। काम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ये जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया ना संगठन के अंदर मंत्रियों का, उससे थोड़ा सा वो प्रभावित हो रहा है। बाकी मिशन बहुत अच्छा है। आप देखिए 2024 के अंत में जब जाके सारे देश में घर से नल पानी हो जाएगा, नल का पानी हो जाएगा, तो क्या चाहिए? एक सपना इतना पुराना जो मोदी के टाइम में साकार होगा। सर, विकास का नया इंजन नॉर्थ ईस्ट पर आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी तो एक्चुअली कायाकल्प हो गई है। और ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि, और कभी कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, कि हमारा पुराने जन्म का रिश्ता है नॉर्थ ईस्ट से। आप देखिए 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर। 7 नए एयरपोर्ट बन गए हैं और हर महीने कोई न कोई केंद्रीय मंत्री वहाँ जाता है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी कम से कम 15-20 बार इस 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट जाके आ चुके हैं। अमित शाह तो 20 बार गए होंगे वहाँ पे, वहीं रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सक्रियता, उसका उनका बजट और अमित शाह की जो मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, इससे सारा वहाँ का कायाकल्प हो गया और जनता ने उनको रिटर्न गिफ्ट दिया। बाकायदा चुनाव हुए तो बिल्कुल आप देखिए स्वीप किया बीजेपी ने सब जगह जो है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में कांग्रेस का हमेशा मानना होता था कि यार छोटी जगह हैं, छोटे वोट हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मोदी ने उस कंसेप्ट को बदला, उस धारणा को बदला, कहा कि नहीं, अपने को इसको डेवलप करना है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसकी, चाइना बार बार घुसा रहता है वहाँ पे, कभी अरुणाचल की बात करता है, कभी सिक्किम की बात करता है, कहाँ की बात करता है। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया और सरकार अब भी कर रही है। और टूरिज्म देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया वहाँ पे। जी कूडोज फॉर द गवर्नमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। सर, किसानों के कल्याण के लिए पिछले 9 सालों में क्या कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ। मैंने कहा ना, महिला, किसान और गरीब ये सरकार की प्राथमिकता है। दैट वे एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया, 6,000 रुपये की सहायता सैंक्शन कर दी डायरेक्ट, साल में 3 टुकड़ों मिल जाएगी आपकी। बहुत गरीब किसान होते हैं, खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, कुछ और करते हैं, और मतलब दुनिया भर के काम किसानों के लिए गिनाने लग जाऊँगा मैं तो पूरी फहरिस्त है। तो आप कह सकते हैं इट्स ए फार्मर सपोर्टिंग गवर्नमेंट, फार्मर्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। सर, आखिर कहाँ तक पहुँचा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन? हाँ, ये अच्छा है, इसमें उन्होंने एक अच्छा काम किया। बहुत मुश्किल से था उनको वहाँ से चेंज करना पेट्रोलियम से, लेकिन किया, उनको यहाँ पे लाए। पेट्रोलियम में धर्मेंद्र प्रधान पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कॉर्पोरेट मंत्रालय को गरीब का मंत्रालय बना दिया, उजला की योजना करके। प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी सौंपी और आज देखिए 15 करोड़ 31 करोड़ LPG कनेक्शंस कितने उजला का, उस तरह से। अब एजुकेशन का काम उनको दिया है, विचारधारा के आदमी हैं और साइलेंट परफॉर्मर हैं आप देखिए। तो उनको पहला मैंडेट प्राइम मिनिस्टर ने ये दिया है धर्मेंद्र प्रधान को कि शिक्षा को ऐसा बनाइए कि आने वाले कल का जो सपना है, आने वाले कल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे करिए। दूसरा, किताबों का बोझ कम करिए बच्चे पे स्कूल में जो है।
आप उसको डिस्कशन करिए, उसे एनालिसिस करिए, उससे इंक्वायरी करिए, लेकिन किताबों का बोझ आप कम करिए। ये धर्मेंद्र प्रधान का मैंडेट है। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा कहीं, उन्होंने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य ये है कि देश के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, ये मेरा पहला काम है। और मेरी शिक्षा समग्र हो, मेरी शिक्षा स्किल हो, समय की ज़रूरतों के हिसाब से हो। तो एजुकेशन पॉलिसी पे अच्छा काम हो रहा है और मेरे ख्याल से 30-32 साल बाद ये जो है ना नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसमें आरएसएस के लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि विचार सुझाव जो आते हैं वहाँ के लोग भी देते हैं उनको जो है। तो ऐसा माना जाना चाहिए कि एजुकेशन क्षेत्र में आने वाले दिनों में कुछ और नए पॉपुलर एक्सपेरिमेंट होंगे। सर, मोदी की खेलो इंडिया योजना का रिस्पॉन्स युवा पीढ़ी में किस तरह का है? अच्छा है, अच्छा है युवा पीढ़ी का रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। और आप देखिए कि मंत्री तो हैं स्पोर्ट्स वाले, अपने जो मंत्री हैं सूचना प्रसारण मंत्री, और उसके साथ साथ जो पहले खेल मंत्री थे राजस्थान के, वो भी जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। और आए दिन कोई न कोई फंक्शन इसमें होता है। अब यूपी में जो है वहाँ भी एक सीनियर सेक्रेटरी को ये काम सौंपा गया है। खेलो इंडिया क्या है कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है, राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं, हाँ। तो मेरा कहना ये है कि खेलो इंडिया एक ऐसा कंसेप्ट है जो मोदी के दिल के करीब है। एक्चुअली प्रधानमंत्री चाहते हैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचे जिसको मैं इस विकास की यात्रा में, विकास के रथ में जोड़ूं, न कोई छूट नहीं जाए मुझसे। तो खेलों को शामिल कर लिया उसके अंदर जो है। तो अच्छा प्रयास है, खिलाड़ी उत्साहित हो रहे हैं, डायरेक्ट उनका मॉनिटरिंग हो रहा है यहाँ सरकार में जो है। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि खेलो इंडिया विल बी वन मोर माइलस्टोन ऑफ दिस गवर्नमेंट इन द कमिंग डेज। सर, सुना है कि पिछले 9 सालों में राइजिंग एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, मैंने ये पढ़ा कि 770 अरब डॉलर का इसका एक्सपोर्ट हो गया है। और एक्सपोर्ट के अलग अलग एरियाज़ हैं। कुल मिला के कंसेप्ट ये है कि जो पहले आप मानिए कि 1947 से लेकर 2014 तक जो काम हुआ एक्सपोर्ट में, और अब जो काम हुआ तो 5 गुना ज़्यादा काम हो गया। पहले 9th नंबर पे थे, अब आप संसार में 5वें नंबर पे हैं। तो स्पोर्ट्स इज अनदर इकोनॉमिक एरिया वेयर द गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी नाइस, वेरी फाइन। जी सर, प्रधानमंत्री की प्रगतिशील योजना रही अग्निपथ, लेकिन इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसा क्यों? विरोध तो देखो, विरोध के लिए विरोध हो जाता है कई बार कम्युनिकेशन गैप रहता, समझ नहीं आती लोगों को। योजना सीधी सी है कि अनएम्प्लॉयड को जो है एम्प्लॉयमेंट देना है, 4 साल की स्थायी नौकरी देनी है, 17 से 17.5 से 21 साल की उम्र के लोगों को चांस देना है आर्मी में आने का। और जो लोग अच्छा काम करेंगे उसमें 25% लोग तो परमानेंटली 4 साल के लिए भर्ती हो जाएंगे आर्म फोर्सेस में। बाकियों क्या है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें उनको रोज़गार देने के लिए कोशिश करेंगे, जो हो ही जाएगा, दैट भी जो है। लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दा उठा दिया बिहार में, हिंसा करी थोड़ी जो है। अब मुद्दा शांत है। सरकार का कहना ये है कि एक तो यंग ब्लड आना चाहिए आर्मी के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं ना कि एक तो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तो धारणा रहती है कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी ज़्यादा काम करेगा। जैसे आपके इंटर्न्स होती हैं, कई बार कहते हैं इंटर्न बहुत अच्छा काम कर रही है, रेगुलर आदमी कम काम कर रहा है, ऐसी धारणा है जो है उसमें, दैट वे। तो एक अच्छा प्रयास है। एक तो यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट का चांस मिलेगा, आर्मी में आने का आकर्षण बढ़ेगा इससे है। और आर्मी की नौकरी 4 साल करेगा और अच्छा हुआ तो परमानेंट वहाँ रहेगा। जो विरोध था वो पॉलिटिकल था, मेरिट पे नहीं था। सर, 2 बड़े ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी, कितने सफल रहे, कैसे देखते हैं आप? तो शायद 3000 लोगों को लाए निकाल के वहाँ से जो है। यूक्रेन से था, 23,000 लोगों को लाए, उसने 23,000 लोगों को लाए निकाल के जो है। एक अच्छा प्रयास है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि इंडियन कोई फंस गया कहीं पे, 100, 50, 10 इंडियन फंस गए, वो रोते रहते थे किसको अप्रोच करें, दूतावास सुनता नहीं था वहाँ की, फ़ोन किसको लगाएं, वहाँ फंसे हुए हैं। कम से कम ये हो गया कि अब धनी धोरी हो गया इस सरकार के अंदर। जी, विदेशों में संकट में फंसे हुए भारतीयों का एक धनी धोरी, एक संभालने वाला, उनका संरक्षक कहिए, उनका कस्टोडियन कहिए, वो हो गया इंडिया में। उसका नाम है नरेंद्र मोदी सरकार जो है। तो जब फंसते हैं तो वहाँ मैसेज आता है, सरकार तुरंत एक्टिव होती है। भाई सबसे बड़ा जो आपने कहा था ना कंट्रीब्यूशन क्या है मोदी सरकार का, वो ये है टू एक्ट ऑन एनी कंप्लेंट, टू एक्ट ऑन एनी इन्फॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कंसर्न पर्सन। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ भी देखने को मिला वो। सर, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पर आपका क्या विचार हाँ, है? देखिए वो एक अच्छा प्रयास था। अब जो बातें हैं ना कि जो मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, बहुत से हिंदू, बुद्ध, ईसाई, सिख, ऐसी 6 हैं कैटेगरीज़ हैं। वो लोग इंडिया में आए हुए हैं लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था उनको। तो अमित शाह ने पहल करके, इनिशिएटिव लेके
अमेंड करवाया उसको, अब इनको वोटिंग का अधिकार है, उनको उनका हक दिलाया। एक अच्छा प्रयास है, नो कंट्रोवर्सी, नथिंग डूइंग। सर, लगभग 12.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री, 9 सालों तक प्रधानमंत्री, एक ग्लोबल लीडर, और उसके बाद अब आखिर ऐसा है क्या मोदी के मन में, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अब अधूरी हो सकती है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है आपका, जो है कि मोदी सब कर चुके हैं, लेकिन वो यात्री है ना जो रुकते ही नहीं हैं। उनके लिए कोई एक डेस्टिनेशन पूरा करते फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपन कहते हैं अपन 10 किलोमीटर चलेंगे, वो सोचते हैं 10 किलोमीटर चलूँगा, फिर 11वें पर ठान लेते हैं, फिर 15वें पे 20वें उठा लेते हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि उनके मन में कोई, बस उनकी एक बात से बार बार ये बात सामने आती है कि मैं अंतिम सांस तक, अंतिम क्षण तक राष्ट्र की सेवा करता रहूं। और मेरा ऐसा मानना है कि देश के हालात जैसे हैं और जैसे मोदी की पकड़ है और जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत लंबे समय तक भाजपा रूल कर सकती है यहाँ पे। मोदी का स्वरूप गवर्नेंस का बदल सकता है। मैंने आपसे कहा राष्ट्रपति हो गए और नहीं भी हो गए, कभी उनके मन में आध्यात्मिक गुरु भी बन गए, तो चेहरा ऐसा होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग चेहरा जिसे कहते हैं। तो उनके मन में क्या है, एक तो क्या है, बाई नेचर फ़कीर हैं, कोई पैसे का मोह नहीं, कोई इशू नहीं। आज तक मैं शायद संसार में शायद पहले, कम से कम भारत में तो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी इंटीग्रिटी को लेके या कोई करप्शन का चार्ज उन पर नहीं लगा। तो वो तो कोई उनके मन में कोई इशू है नहीं। पावर का ऑफ कोर्स रहता है कि आदमी रहता है कुर्सी पर, तो आदमी कहता है मैं रहूँ, पावर में क्यों रहूँ। वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा आपको कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे जो सपना है पूरा करना चाहता हूँ, और सपने उनके अनंत हैं। तो उनकी अंतिम इच्छा क्या है, उनकी अंतिम इच्छा अब उनके सपनों की फहरिस्त होगी, वो सब पूरी हो, वो उनकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए। एक उनकी इच्छा थी पार्लियामेंट की, बन गया वो, देखा आपने। अब फिर कोई नई इच्छा निकल के सामने आएगी तो करेंगे वो। तो क्या है कि अपनी किस्म के व्यक्ति हैं, वो अपना रोड मैप खुद तय करते हैं। गुजरात में भी देखता था मैं, 10x12 के कमरे में रहते थे चीफ मिनिस्टर से तब भी। तो एक खास तरह के व्यक्ति हैं वो। प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो एक नया रूप उनका सामने आया, अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से करते हैं। आपका सवाल तो बहुत संक्षिप्त था, मैंने लंबा खींच दिया, लेकिन उसका अंत, उस सवाल का एक लाइन का अंत ये है कि मोदी जी स्वयं भी जान सकते हैं, मोदी जी खुद को मालूम नहीं कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि अंतिम शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो तो अनवरत यात्री हैं, अनवरत चलते रहेंगे, अंतिम शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए मैं कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि उनकी अंतिम इच्छा क्या होगी। बिल्कुल सर, लेकिन 9 सालों के लिहाज से आकलन में ज़्यादा समय लगा नहीं, क्योंकि 9 साल का ये आकलन रहा है। बहरहाल, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छे काम किए, तो जाहिर है कि जो काम किए गए उसका क्रेडिट तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ चुनावी रण में भी आकलन होता है। देखिए 2014 282 सीटें सर, 2019 303 सीट, और आपने 2019 के चुनाव से पहले ये कहा था कि जब 300 पार कर लेंगे जेसी शो के दौरान, तो फिर उसके बाद बस गिनते जाओ। तो देखिए 2024 सामने, और आप ये भी कह चुके हैं कि 2024 की लड़ाई नहीं, अब सीधे 2029 की लड़ाई है। तो बहरहाल 9 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, आइए हम सब लोग 140 करोड़ भारतीयों की तरह सेलिब्रेट करते हैं और उनको बधाई और शुभकामना देते हैं जी सर, हम सब की तरफ से, जेसी शो की तरफ से। बिल्कुल सर, कि वो और अच्छा चलें, लंबा चलें, राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं, और ग्लोबल लीडर से आगे भी कोई पद अगर है तो उसको भी लेके हर भारतीय को गौरवान्वित करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेसी साहब, शामिल होने के लिए द जेसी शो में और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कहते हैं कि अनहोनी को होनी करने में सिर्फ मेहनत नहीं लगती, हौसला, सोच और समर्पण भी लगता है। ऐसा नहीं है कि पिछले 9 सालों में चुनौतियां नहीं आई, लेकिन इन 9 सालों में चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को तालियां भी मिली, उनका स्वागत भी हुआ, उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 सालों में ऐसे कई काम किए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। जैसा कि वो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने सुना है कि आसमां में भी सुराख होता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी के साथ द जेसी शो को हम खत्म करते हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।